मेरे बचपन से शुरुआत करूँ तो एक लगता है कि मैं ऐसे घर में पैदा हुई हूँ जहाँ मेरे माता पिता दोनों ने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में तो थे ही, और उसके भी पहले कांग्रेस पार्टी के साथ में जो एक सोशलिस्ट पार्टी की ग्रुप तैयार हुआ था, अच्युतराव पटवर्धन वगैरह तब के नाम थे, वो हाँ सोशलिस्ट ग्रुप के मेंबर थे। और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक सोशलिस्ट पार्टी का ही काम किया। मेरी माँ ने बीच में एक 4 साल पैसा कमाने के लिए, क्योंकि हम बच्चे बड़े हो रहे थे, खर्चा था, तो नौकरी भी कर ली थी। फैमिली प्लानिंग का उस ज़माने का दौर था, तो एज अ सोशल वर्कर इन दैट वो 4 साल छोड़े तो उन दोनों ने पार्टी वर्क ही किया हुआ है। और मेरे पिताजी खास करके ट्रेड यूनियन, बॉम्बे लेबर यूनियन पूरा चलाते थे। और इसलिए एक घर में एक वातावरण वैसे ही था, बहुत लोग आना जाना, कार्यकर्ता और उनके दोस्त हमारे घर में रहते थे। तो मुझे जो बचपन की याद है वो ऐसी ही याद है कि दोस्त लोग बैठे हुए हैं और चाय पी रहे हैं और झगड़ा कर रहे आपस में, काफ़ी पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स उनके चलते थे। और एक समय ऐसा भी आया कि जब मेरे पिताजी सोशलिस्ट के अनेक फ्रैक्शंस हो गए, तो मेरे पिताजी लोहिया ग्रुप के साथ चले गए और मेरी माताजी थी वो प्रजा समाजवादी पक्ष के साथ रही। तो फिर उनके आपस में भी पार्टी को लेकर चर्चा चलती थी। पर एक प्रकार से हमारा घर का वातावरण एक अलग प्रकार से, मतलब जो मेरी नानी या मामा उनके घर से एकदम अलग था। इसलिए भी अलग था कि मेरे पेरेंट्स जब उन्होंने अलग घर लिया ठाणा में, तो उन्होंने एक मुस्लिम मोहल्ले में घर लिया। मतलब उनको उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो इस प्रकार का एक वातावरण था। और एक बहुत उन जमाने में कम्युनिटी लाइफ भी था। हमारे पड़ोस में एक जू फैमिली बड़ी रहती थी, तो उनके घर में यंग गर्ल्स एंड म्यूज़िक का बहुत चलता था। और हमारे घर में एक बहुत थोड़ा सा एक सिंपल लिविंग, खादी के कपड़े मेरे माँ बाप पहनते थे। और हमको उन्होंने कभी कहा नहीं खादी के कपड़े पहनने के लिए, पर फिर भी एक जिसको हम फैशन कहते थे वो मेरे बचपन में बिल्कुल एकदम एब्सेंट था। तो मुझे उन जूल यंग गर्ल्स का मुझे एक बहुत आकर्षण था। एक पर बहुत फ़र्क था कि मेरे उन दोनों माँ बाप को क्लासिकल म्यूज़िक बहुत पसंद था और हमको तो बीना का गीतमाला और वो था। तो मेरी माँ हमेशा कहती थी कि ये तुम ऐसे क्यों गीत सुनती हो। पर एक दिन मुझे मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं, आनंद का कोई तुलना नहीं होती, इसलिए उनको रोकना नहीं चाहिए। अब मेरे फादर जो थे वो बहुत लिबरल आदमी थे कि मेरी माँ को पैसे की चिंता रहती थी, इसलिए एक डिसिप्लिन, पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, वो बहुत था। और मेरे पिताजी एकदम उस लिहाज से मतलब उल्टे आदमी थे। तो उनका तो घर में छोटा सा ही घर था, घर में क्रिकेट खेलते थे हम लोगों के साथ, तो शीशा टोड़ा, कोई सामान गिर पड़ा, बारिश आ गई, तो कैसी भी स्थिति में हो वो सब काम छोड़ के बारिश में भीगने जाते थे। तो उनका एक आनंद लेने की जो ये थी ना, एक वृत्ति थी, वो आज मुझे लगता है कि कुछ हम में भी आई हुई है। इस तरह से बड़े हुए। उन जमाने में मुझे पहली बार याद हुआ कि डॉक्टर लोहिया हमारे घर में आते थे। समाजवादी पक्ष के तो सारे ही लोग आते थे, मतलब आज जिनके नाम हम बड़े बड़े बोलते हैं, एस.एम. जोशी, नाना साहेब, और लोहिया आए थे। और उन दिनों में मेरे पिताजी अपना लेबर यूनियन के ऑफिस में गए, तो डॉक्टर लोहिया के साथ मैं कुछ सुबह के समय कुर्सी पे बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ चले गए ऐसे कल। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि वो तो अपने ऑफिस में चले गए। तो उस समय मुझे लगा कि ये भी एक सोच ठीक ही है ना, ऐसा क्या लीडर के पीछे सब भागम भाग करना है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है। दैट वाज वन इम्प्रेशन माय फादर गेव मी वेरी क्लियरली कि हम सब अपना अपना काम व्यस्त रहना चाहिए और उस आगे पीछे नहीं होना चाहिए। मेरी माँ के पास सफाई कर्मचारियों का ठाणा कॉरपोरेशन का यूनियन था। वो जब आते थे सफाई कर्मचारी, तब मेरी माँ से भी उनका बहुत ऐसा ह्यूमन लेवल पे काफ़ी रिश्ता था।
तो वो भी एक आजू बाजू में भी लोगों को ये रहता था कि ये इनका घर कुछ अलग ही स्टाइल का है। या मेरी माँ के पास कोई आएगा तो मेरे पिताजी उससे बात नहीं करेंगे, इन द सेंस कि हाँ वो उधर बैठी है उसके साथ तुम बात करो। मतलब वो नहीं था कि तीनों बैठ के बात करेंगे, ऐसा नहीं, तुम तुम्हारा मैं मेरा, ऐसा उनके एक जीने का सोचने का भी कुछ बात तक था। उसके बाद जब उन्होंने इलेक्शन लड़े समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो खैर इलेक्शन में हारना है तो हमको बच्चा थे तभी मालूम था कि ये तो जीतने वाले नहीं है। पर उन्होंने काफी सभाएं ली थी, कहा था कि आप क्या है, बोल दिया एक बार वोट डालो, अगर मैं ठीक होऊंगा तो डालेंगे। वो मैं आज सोचूं कि ये पॉलिटिकल कल्चर कुछ अजब ही ढंग का था। हालांकि वो तब भी हारी है कांग्रेस वालों से। दूसरी बात उनमें मेरी माँ के साथ ये था, मेरी माँ का एक लोक संग्रह बहुत था। उसके अपनी पर्सनल रिलेशन से उसके पास बहुत लोग बातचीत के लिए आते थे। वो खुद दौरा करती थी ना गांव गांव का अपनी पार्टी के काम के हिसाब से, इसलिए वो सबके घर में रहती थी। तो वो रिश्ता भी उनका नेचुरली वो चलता रहता था। तो ऐसे घर में मैं बड़ी हुई जब सेवा दल का हमारे घर में बहुत इन्फ्लुएंस था। एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस की तरह मैं भी सेवा दल की शाखाओं में जाने लगी। फिर कॉलेज जाने का, तो उन दिनों में वो शिवसेना का वो एक था ना एंटी तमिलियन और साउथ इंडियन, हाँ वो थोड़ा सा, तो हम कौन से कॉलेज में गए, तो नेचुरली वहाँ ये था बॉम्बे में जनरली मराठी स्कूल से गए हुए बच्चे रुइया कॉलेज में जाते थे। रुइया कॉलेज अच्छा भी थी, पर मेरे माता पिता ने मुझे साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी के कॉलेज में डाला। थोड़ा सा उनमें उनको एक कारण ये था, प्रिंसिपल राम जोशी थे उधर, पुराने सोशलिस्ट ग्रुप के थे और वो इकोनॉमिस्ट थे, बहुत बढ़िया इंसान थे। तो एक पूरा एक सोशलिस्ट ग्रुप SIS कॉलेज की तरफ भी जा चुका था। मुझे भी थोड़ा डर था क्योंकि अंग्रेजी बोलना इटसेल्फ एक बड़ी मुश्किल थी, और वहाँ साउथ इंडियन कॉलेज मतलब ज़्यादा करके साउथ इंडियन बच्चे ही थे। पर वो उनका आग्रह था कि एक तो तभी तुम सीखोगी, और दूसरी बात है लोगों से मिलना जुलना चाहिए ही। कभी कभी एक आपको विरासत में ही एक प्रोग्रेसिव ये मिल जाता है, बट यू हैवंट रियली गिवन अ सीरियस थॉट योर सेल्फ। इस तरीके का मेरा कुछ हुआ, ऐसा मुझे लगता है अब लुकिंग बैक। पूछूं सवाल? हाँ। तुम्हारे पेरेंट्स जब ये सब काम में आए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और द अदर दिक्कतें तुमने जो देखी होगी, क्योंकि इस प्रकार का एक पूरा घर में, वो थोड़ा बता के फिर यू कैन प्रोबेबली मूव ऑन टू योर कॉलेज एंड अदर एंड योर अर्ली इन्फ्लुएंसेस जो है। कि मेरा जन्म हुआ है, मैं 6 जनवरी 1947। जब 1952 में एक अन्न सत्याग्रह हुआ था, हाँ, तो वो रेशनिंग या महंगाई इस तरीके के कोर्स को लेकर हुआ था। तो तब मेरा छोटा भाई भी हुआ था, मेरे से पीछे है। तो तब मेरी माँ ने सत्याग्रह किया था, तो वो उसको लेकर जेल में गई थी उन दिनों में। तो ये बातें आप मुझे वो कोई याद नहीं है, मैं भी छोटी थी, पर मेरी नानी मौसी सब ये बातें मुझे बताती है कि वो छोटा 1 साल का बेटा को लेकर भी तुम्हारी माँ जेल में गई थी। मतलब एक्चुअली मेरी नानी जरा माँ को टीका ही करती थी कि उसको घर का ख्याल नहीं है, कपड़े ढंग के पहनती नहीं है, मतलब इस प्रकार से उसको ये था। और वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली रिच फैमिली से भी आती थी मेरी माँ, तो इसलिए उनको कुछ वो ज्यादा खलता था। पर उसका परिणाम ये हो गया कि हमारी नानी ने हमको पूरा सप्लाई सिस्टम उधर से आता था। मतलब उनकी खेती थी तो अनाज, कभी कभी दूध भी लेकर आते थे, अचार पापड़ ये सब वो लोग लाते थे। और दूसरी बात मैं कि मेरी जो मौसियाँ उसके नीचे मेरी माँ सबसे बड़ी, तो वो हमेशा हमारी माँ कहीं जा रही है तो वो बेचारी हमारा घर संभालने आ रही है। ये कई बार हुआ कि उन्होंने हमारी देखभाल बहुत की है, सपोर्ट मिलता रहा। पर मेरी माँ का एक दूसरा भी मुझे लगा कि वो बहुत मतलब विज्ञानवादी जिसको बोलते हैं ना, इस प्रकार की थी। फिर वो बहुत टेंशन होता है ना कि हमारे घर में गणपति मेरे सब जगह आएंगे, हमारे घर में एक भी तस्वीर भी नहीं भगवान की। और एज ए चाइल्ड कुछ कुछ आकर्षण होता है,
पर वो मंदिर में नहीं जाएंगे दोनों, इस प्रकार का उसमें बहुत कर्मठ बात थी। तो एज अ चाइल्ड इंटरेक्टिंग विथ अदर चिल्ड्रन आई हैड अ लिटिल, मुझे अच्छा नहीं लगता, बिकॉज एज अ कन्फर्म, यू वांट टू कन्फर्म विथ सोसाइटी नो एज अ चिल्ड्रन। या तुम्हारी जात कौन सी है, तो बताते थे मानुस। अब मानुस कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता था जाति को लेकर। तो बाद में मैंने छोड़ ही दिया वो सवाल का जवाब देना, क्योंकि मुझे मालूम था सब हंसेंगे मेरे इस पर। दूसरी बात ही, मेरे माँ का एक आदिवासी समूह में ठाणे जिले के बहुत कांटेक्ट है, डहाणू पालघर, जहाँ अभी भी मैं काम कर रही हूँ। वो मेरे माँ की मतलब उनके सहेलियों ने, अनुतई ने बनाई हुई संस्था है। तो उधर उसका बहुत जाना था आदिवासी क्षेत्र में। तो उसको ये भूमि सेना के सभी लोग मालूम है, उनके दोस्त थे। पूरा एक सोशलिस्ट ग्रुप वहाँ रहा कि उन्होंने एक जमीन सत्याग्रह किया था, मतलब सावकारों ने आदिवासियों की ली हुई जमीन, परळीचा सत्याग्रह त्याला हे म्हणतात। मुझे याद है कि उनके दोनों के आंदोलन के स्वरूप रहे। और हमको ये भी याद आया कि हम बड़े होते गए, एक लिबरेशन का हमको एहसास हुआ। हमारे घर में कोई रोक टोक नहीं है, जो बाकियों के घर में बहुत होती थी। तो तब हमको पता चला कि अपने माँ बाप कुछ खास किस्म के लोग हैं। इसलिए वो एक अलग प्रकार के वातावरण से मैं निकली हूँ, पर इसलिए मुझ में वो कर्मठता भी नहीं जो मेरी माँ में थी, कि मेरी माँ को हर समय अपने पेरेंट्स से लड़ना पड़ा। मतलब शादी लड़ो, खादी की ड्रेस में मतलब शादी हुई ना उनकी, और वो हर चीज के लिए लड़ती रही और उसने ये किया। तो वो जो उसमें जो कर्मठता आई थी ना, वो मुझ में बिल्कुल नहीं आई। आई नेवर हैड टू फाइट फॉर एनीथिंग ना, मैं थोड़ी सॉफ्टर लेवल पर सब लेती गई। जबकि मैं सेवादल में थी तो मैं कला पथक में ज्वाइन करने लगी। तो कला पथक में रात रात बाहर घूमो, तमाशा हम करते थे। अब वो भी एक बड़ी बात थी, क्योंकि तमाशा मतलब थोड़ा लूज वुमेन उस तरह। पर कला पथक बीइंग द सोशलिस्ट ग्रुप, तो उन्होंने यही कहा कि हम तमाशा करते हैं। तो वही लावणी वर्क सारा अपना मॉडर्न वो व्यू पॉइंट था, पर उसी फॉर्म में हम सब डांस विंस करते थे। रात रात प्रैक्टिस के लिए रहो, दूसरी जगह जाओ, घूमो फिरो छोटे छोटे गांव में। वो समय मेरा बहुत अच्छा कटता था, दोस्त भी बहुत हो गए थे। सेवादल का तब रौप्य महोत्सव था 25 इयर्स धुलिया में। तब बहुत सारे यंग लड़कों के साथ भी मैं घुमा करती थी। और तब मुझे लगने लगा कि मैं बहुत आज़ाद मतलब मुझे कोई सोच ज़्यादा करनी नहीं पड़ती। माँ बाप का परमिशन लो, ये परमिशन शब्द वैसे हमारे यहाँ कुछ चांस नहीं था उसका। और सेवादल ने मुझे काफ़ी गांव दिखाई दिए, मतलब गांव का, वहाँ गांव के लोगों के साथ रहना, शिविरों में रहना। कोई आके आदमी अपने को कुछ आइडियोलॉजिकल विचार इस तरह का बैठाते। और तब मुझे लगा कि ये नाता वो है, मतलब ये आदमी हमको एक सोशलिज्म क्या है ये बता रहा है। मुझे ये तब क्या था ना कि ये इतना सोशलिस्ट बोलते और फिर एक प्रजा समाजवादी, एक संयुक्त समाजवादी, ये आपस में इतना झगड़ा क्यों करते हैं फिर? क्योंकि एज अ चाइल्ड यू ऑलवेज थॉट कि भाई एक पार्टी, एक विचार और फिर एक दिल से सब जा रहे हैं। और ये ऐसा इधर कुछ नहीं था, इधर झगड़े ही बहुत थे। तो तब मुझे वो कुछ एक समतावादी विचार की एक सोच मेरी ज्यादा हुई। समतावादी विचार की सोच मेरे माँ बाप के बिहेवियर्स में भी थी, पर मैंने मेरे माँ बाप का बिहेवियर उन दिनों में कुछ एक रिबेल है इसलिए भी लिया, और कुछ इसलिए भी लिया कि मतलब मुझे लगता था कभी कभी कि ये लोग ऐसे अपने आप को अलग क्यों दिखाना चाहते हैं समाज से। मतलब आई हैड लॉट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फीलिंग्स अबाउट देयर बिहेवियर। पर बड़े होने के बाद मुझे उसमें दम लगने लगा, और मेरे में एक स्वभाव की तरफ से जात पात धर्म का मेरे में वो नहीं आता है जो बहुत सारे लोगों में आता है। पर मेरी सारी आज भी मुझे लगता है कि मेरी यादें ही उनके साथ है, तो मैं कैसे अलग सोच सकती हूँ उनके लिए।
तो ये भी एक उनकी मतलब वो बचपन की, और मैं कहती हूँ बम्बई की देन है, क्योंकि बम्बई में आप अलग रह ही नहीं सकते, इतना सारा वो मिलजुला हुआ है ना। जब मैंने फिजियोथेरेपी के लिए एडमिशन लिया, एक स्वाभाविक था, एक्चुअली एडमिशन चाहिए था मेडिकल में, पर मुझे उतने मार्क्स नहीं मिले। औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल सकती थी, पर मेरे माता पिता को ये था कि भाई हम हॉस्टल और खर्चा, वो उनके लिए ज़रा मुसीबत की बात थी। तो फिर वो नेक्स्ट बेस्ट, उन दिनों में खैर इतनी फिजियोथेरेपी लोगों को मालूम नहीं थी, पर मैंने देखा था और मैंने कहा कि मैं ये कोर्स ले लूँगी। मतलब वो मुझे बहुत अच्छा लगा कोर्स। 65 में मैंने एडमिशन लिया, जून 65। उन दिनों में जॉर्ज फर्नांडिस ने इलेक्शन लड़ा एस.के. पाटिल की विरोध में, और जॉर्ज की घोषणा थी कि आप हरा सकते हैं, सका पाटलांना तुम्ही हरवू शकता, बिकॉज सका पाटिल वॉज अनबीटेबल कांग्रेस मैन, लाइक। तो वो और जॉर्ज एकदम ट्रेड यूनियन का, वो जॉर्ज के जो फेमस किस्से हैं वो सारे, बिकॉज माय फादर वर्क वेरी क्लोजली विद जॉर्ज, तो वो सारा हमारे यहाँ रोज की बात थी कि वो चर्चा होना। तो वो सका पाटलांना हरवायचं, आणि दैट इलेक्शन आई स्टिल रिमेंबर, क्योंकि उसमें एक जोश था सारा, और सका पाटिल वास्तव में हार गए, ये भी एक बड़ी बात हुई। तो वो एक याद था, मतलब वो इलेक्शन का दौर हमारे घरों में उन दिनों में कैसे क्या बोलते हैं ना, एकदम एटमॉस्फेयर इज टू बी चेंज। और दूसरा एक ये होता था कि पार्टी अधिवेशन जब होते थे, जनरली बम्बई में अच्छा रहता था करना भी, इसलिए उस समय भी हमारे घर एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाता था, मेला ही लगा रहता था। तो वो एक मुझे याद है। पर जब मैं फिजियोथेरेपी में गई, दैट वाज द पीरियड व्हेन 65 का चाइना के साथ हमारी लड़ाई हुई थी, या पाकिस्तान के साथ हुई थी। 61 वाज चाइना, 65 वाज पाकिस्तान। तो उन दिनों में वो आ गया था कि आर्म फोर्सेस के लिए फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, वहाँ लड़ाई में काफ़ी कैजुअलिटीज हुई है, ये है वो है। ऑटोमेटिकली फिजियोथेरेपिस्ट बनने के बाद मैं आर्म फोर्सेस के हॉस्पिटल में ज्वाइन हुई। मेरा पहला पोस्टिंग था झांसी। उसके पहले ये रहा था कि मैं नरेश से मिल चुकी थी। तब था युवक क्रांति दल नाम का एक संगठन, युक्रांत इसको यहाँ बोलते हैं। तो ये सब पुणे का ही ज़्यादा, अनिल अवचट वगैरह का ग्रुप था। तो उन दिनों में मेरा रिजल्ट आ चुका था, एंड आई वाज वेटिंग कि मेरे को आर्मी का वो ऑर्डर आ जाएगा कि आपको यहाँ ज्वाइन होना है। तो खाली समय था, तो फिर मैं अक्टूबर में कहीं वो अधिवेशन था युक्रांत का, तो तब मैं वहाँ पहली बार नरेश से मिली, क्योंकि यूनिवर्सिटी से भी काफ़ी, नरेश पीएचडी के लिए कर रहा था पुणे यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ से ये लोग सब आ गए थे, और मेरी तब नरेश से पहली मुलाकात हो गई थी। पर बाद में हमारी मुलाकातें बढ़ती रही, एंड देन व्हेन आई वेंट टू झांसी, तब मेरे पिताजी मुझे छोड़ने के लिए आए। ही कुड नॉट, सफोकेटिंग उनको लगा, वो मेस, ऑफिसर्स मेस, ये वो। पर मेरा भी एक उल्टा रिएक्शन था, बिकॉज आई केम फ्रॉम सच अ पोलिटिसाइज्ड एटमॉस्फेयर से, आर्मी वॉज एंटायरली अलग सीन था। पर मैंने उस साल में बहुत मजे किए, बहुत पार्टी, डांस, पिकनिक, द कंटिन्यूअस लाइफ इज पार्टी करके रहा। पर उन दिनों में मेरे माता पिता के साथ बहुत पत्र व्यवहार भी होता रहा। और मुझे याद है हमारे घर में एक दिन चर्चा हो रही थी कि शरीर संबंध को लेकर ना, विदाउट बिफोर मैरिज वगैरह, तो डॉक्टर लोहिया तो मतलब बिल्कुल ही मुक्त थे ना इन विचारों से। तो वो चर्चाएं हमारे घर में काफ़ी होती रहती थी, एंड दे वर बोथ सॉर्ट ऑफ टुक इट कि होता ही है ऐसे, उसमें क्या गलत है वगैरह वगैरह। तो अब मेरी बारी आई, तो अब क्या सोचेंगे। पर देवर सेड कि बारी सबकी आती है, अब तुम लो या ना लो यही बात है, बाकी तो कोई बात नहीं है। सो इट कंटिन्यूड। आई वॉज क्वाइट close with many officers. In fact, I was considered for some time as a loose woman also in the
आर्मी ग्रुप। हालांकि मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि व्हाट वाज लूज अबाउट इट, पर आई वाज नोन फॉर दैट। एंड बट एक साल में मुझे लगने लगा ये जीवन कोई मतलब वो नयापन था तब तक ठीक था, पर मुझे लगने लगा कि you know as compared to the rich life at my home, in the home in the sense कि बहुत सारे दूसरे दूसरे पेपर पढ़ो। उन दिनों में न्यूज़पेपर मेरा एक बहुत ये हो गया, क्योंकि न्यूज़पेपर कुछ अलग दुनिया के चर्चा करता था, और मेरा ये आर्मी का जीवन था ये बिल्कुल मौज मस्ती का था, ना। तो मुझे उस समय भी याद है जब मैंने एक दिन मैं झांसी शहर में गई, क्योंकि कैंटोनमेंट एक अलग होता था, तब मुझे याद आया कि ये जीवन मेरे को मैं भूल ही गई हूँ। ये ऐसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, लोग रेशन की लाइन में खड़े होते हैं, यू नो देयर वाज नो सिविलियन लाइफ का वहाँ कोई। और ऑफिसर्स मेस में आप रहो ना, तब तो फूड इज रेडी, एवरीथिंग टेबल इज लेड आउट, कोई संघर्ष का मतलब वही नहीं है, मतलब जीवन संघर्ष की तो कोई बात ही नहीं। सिर्फ रोज कौन सा फैशन आ रहा है, आज कौन सी पिक्चर देखनी है, यही चलता रहता था। आफ्टर अबाउट first year I got little uneasy. I said no, this is not life, this is not what I want to do. अब किया है वो मौज ठीक है, पर ये खत्म करना चाहिए। एंड देन आई वाज गेटिंग वेरी रेस्टलेस। तब मुझे अचानक लगा, मतलब मुझे जो अनईजीनेस है ना वो ये है कि मैं पॉलिटिक्स की कभी बात ही नहीं कर रही हूँ इधर आने के बाद, और मैं बोर हो गई हूँ अब इस वातावरण से। मीनवाइल आई वाज ऑलवेज राइटिंग लेटर्स टू नरेश, से मेरा पत्र पड़ गया। एंड देन आई रियलाइज कि ठीक है आर्मी में नौकरी है, बट आई एम नॉट रियली फिट फॉर दिस सॉर्ट ऑफ अ लाइफ। देन आई नरेश का मेरा कुछ दिनों में नाता भी थोड़ा स्ट्रेन हो गया था, बिकॉज नरेश डिड नॉट वांट टू गेट मैरिड, ही सेड वी विल लिव टुगेदर, और मैं उस स्ट्रेंजली आई वाज नॉट रेडी फॉर इट। तो उसने ना कहा तो मैंने फटक से एक आर्मी वाला ऑफिसर चुन भी लिया। वो बेचारा बहुत सीधा लड़का था, मैं बता रही हूँ। मेरे पिताजी नरेश से, मतलब नरेश हमारे घर भी आ चुका था, क्योंकि वो हमारे में कोई गड़बड़ नहीं थी ना, तो मैं भी नहीं हूं तो भी नरेश घर पेरेंट्स को मिल के आता था। माय फादर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ नरेश। इसे मुझे तो ये तुम्हारी शादी पसंद नहीं है। तो मेरी माँ ने कहा तुम होते कौन है शादी पसंद नहीं बोलने वाले, उसको जो पसंद है वो पसंद है, तुम्हारा क्या हक बनता है ना कहने का। तो वो कहते थे नहीं मैं रोकूंगा नहीं, वो उसको करने दो शादी, पर मुझे ये तो कहने का हक है ना कि मुझे पसंद नहीं है। इस दोनों का झगड़ा हुआ। मेरे पिताजी मेरी एंगेजमेंट के लिए नहीं आए, मेरी माँ आई उधर। खैर वो भी मैंने नाता एक साल में तोड़ दिया, क्योंकि वजह बहुत ही ज्यादा इससे बात मत करो उससे बात मत करो, और मैं तो ऐसी बड़ी नहीं हुई थी। And you know, I always had this hunger of meeting the outside cantonment life. फिर मैंने कहा आगे बात ही मत करो मुझसे, मैंने फटाक फटाक छोड़ दिया उसको, कह दिया नो मोर, फिनिश्ड, और मैं उससे मुक्त हो गई। अब फिर मैंने 8 दिन छुट्टी लेके घर आ गई, और फिर कहा कि मैंने वो एंगेजमेंट तोड़ दी है। तो मेरे पिताजी खुश, और मेरी माता जी को टेंशन की, ये ऐसे कैसे हो गया, तुमने ये क्यों किया हो कि क्या। मेरे पिताजी ने फटाक से 2 टिकटें निकाली पिक्चर की। उन दिनों में एक ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड करके फिल्म आती थी, इट्स ऑल अबाउट लव जेलसी मर्डर, गो एंड सी दैट मूवी। तो he was I think rejoicing that I have broken up from him. Till then he never asked me why did you do that, and it just went up. And then of course we got along. Naresh came back and we got married, so he was very very happy. पर वो एक मुझे ये लगा कि आज मैं नहीं सोच सकती कि मैं मतलब निर्णय लेने के बाद घर में आके मैंने उनको बताया। ऐसा कभी मेरे को मन में भी नहीं आया कि आई शुड टॉक टू देम बिफोर हैंड, ऐसी कभी सोचा, मतलब इट वाज नॉट लाइक दैट केस एट ऑल इन आवर हाउस, यू नो, फॉर द डिसीजंस लाइक दिस। 71 में मेरी शादी हुई, 75 में इमरजेंसी लग गई, और फिर एक वो अनसेटलिंग सा ना, आई वॉज इन दैट वे, प्यार व्यार शादी इसमें मैं रही थी। इमरजेंसी के बाद पूरा एक
जीवन में बदलाव आ गया। एक तो मेरे पिताजी भूमिगत हो गए। मेरी माताजी मेरे ख्याल से 8-9 महीने वो जेल में रही, यरोड़ा जेल में रही। और हम उसको मिलने यरोड़ा जेल में तब जाते थे। चिट्ठियाँ लिखना, तो हमारा घर भी, मेरा पूना यूनिवर्सिटी में घर था ना हमारा, तो जैसे हम लोग फिर भी आइसोलेटेड थे एक प्रकार से। तो हमारा घर एक थोड़ा सा वो हो गया। पन्नालाल सुराणा वगैरह लोग छुपे छुपे वेश में घर में आते थे, भाई वैद्य वगैरह, मीटिंगें होती थी। तो एक वो जीवन में एक अलग ही फिर से एक एक्टिव सोशल लाइफ का, पॉलिटिकल लाइफ का एक सोच मन में आने लगा। मेरा सबसे छोटा भाई वो भी जेल में गया इमरजेंसी के दौरान। तब मेरी माँ जेल में रही, तो फिर से वो प्रमिला दंडोते उनके साथ थी। यरोड़ा जेल में काफ़ी बड़े बड़े लोगों को रखा जाता था, पता नहीं कैसे, पर शी वॉज देयर एंड शी केम विथ लॉट ऑफ आदिवासी वुमेन फ्रॉम ठाणे जिला। तो उन औरतों को बहुत, बिचारियों को काफ़ी दिन रहे। तो फिर ज़रा वो चर्चाएं काफ़ी रही कि उनको छुड़वाया जाए या क्या किया जाए इस तरह का। पर वो सब काम में मतलब हम लोग भी हिस्सा लेने लगे। और फिर एक नया शुरुआत की, फिर सेवा दल में संबंध मेरा इस्टेब्लिश होने लगा। उन दिनों में फेमिनिस्ट मूवमेंट काफ़ी जोरों पर थी। मेरे ख्याल से 74 में स्टेटस ऑफ वुमेन रिपोर्ट आया था। तो वो रिपोर्ट का मराठी ट्रांसलेशन या उसके रेफरेंसेस हमने बहुत पढ़े थे। उन्हीं दिनों में क्या हुआ था कि बाकी तो सब रास्ते बंद हुए थे ना, मीटिंग खुली, चर्चा वगैरह इमरजेंसी के दौरान। तो एक ऐसा मीटिंग लिया था पूना में, अंडर सॉर्ट ऑफ गार भी था वो, नर्सेस, डॉक्टर्स, ऐसे व्यावसायिक महिलाओं को इकट्ठा करके एक सभा बुलवाई थी, जिसको हमने आगे जाके स्त्री मुक्ति या आंदोलन संपर्क समिति का एक रूप दे दिया था। तो वो सभाएं होने लगी वुमेन्स क्वेश्चन पे। तो मुझे लगता है तब लोगों को वुमेन क्वेश्चन मतलब वो थोड़ा अपोलिटिकल सा लगता था। तो इमरजेंसी के पीरियड में वो चलती रही। और वो डिकेड भी है ना यूएन का, 75 to 85 डिकेड ऑफ वुमेन। तो वो भी एक उसको सहायता मिल गई। तो फिर उसमें मैंने आना जाना शुरू किया। तब नीलम गोरे जो अभी शिवसेना में है, वो मेरी इस युक्रांत के समय की सहेली थी। फिर उससे फिर दोस्ती बढ़ गई। फिर वो क्रांतिकारी महिला संगठन उसने बनाई थी हड़पसर में, तो मैं हड़पसर जाती थी तो जब भी समय मिलता था। आर्मी की नौकरी में मेरी शुरू थी, पर आर्मी की नौकरी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। एक तो ये था, मैं एमएच खड़की में थी, जो मेरे यूनिवर्सिटी से जस्ट 2 किलोमीटर्स अवे, वेरी नियर बाय। और आर्मी का वर्किंग पैटर्न तो कहता है 8 से 2। तो 2 के बाद आप क्या कर रहे हो किसी को वहां पता नहीं। और आर्मी के लोगों को तो दे रीड सो लिटिल ऑफ न्यूज़पेपर, ऐसा अब मुझे लगता है कि वहां आप कुछ सत्याग्रह भी करो ना तो भी उनको पता नहीं चलता था कि ये भाई मैं उधर जाके ऐसा बोम्बा बोम करके आई हूँ। सो आई स्टार्टेड मूविंग विथ क्रांतिकारी महिला संगठन। फिर वो महिलाओं के अत्याचार को लेकर मोर्चा वर्चा, महिलाओं की बैठकें बहुत जगह स्लम एरिया में भी काफ़ी हुई। फिर महात्मा ये सावित्रीबाई फुले जयंती का प्रोग्राम, प्रोसेशंस निकालते थे, तो ये काम मतलब उसमें मैं लगी रही। और फिर हमने एक नारी समता मंच करके अलग भी ग्रुप की बात होने लगी थी। मतलब ये एक लंबा प्रोसेस है। 77 में इमरजेंसी ख़त्म हुई, तब तो सबका एक वो जनता दल का नया दौर शुरू हो गया, और आगे उसका क्या हुआ सबको मालूम है। पर वो भी एक उत्साह देने वाली बात थी। आई kept on working with this women's thing for a long time, because बीच में ऐसा भी हुआ था कि बाबा आढ़ाव के साथ वो एक गांव एक पानौठा, मतलब ऐसा था कि यहाँ अपने गांव में कैसा होता है कि ब्राह्मण लोग, सवर्ण जाति के लोग एक कुआं पानी पिएंगे और दलित समाज के लिए नहीं होता था। तो वो हम उधर बाबा आढ़ाव ने मूवमेंट चलाया था कि नहीं, अगर गांव एक है तो पानी पीने का भी सबकी एक ही व्यवस्था होगी। तो इसलिए वो एक गांव एक पानौठा। तो उनके कई गांव में मीटिंगें होती थी, तो मैं उन मीटिंग के लिए भी मैं जाती थी।
पर एक बात था कि थोड़े बच्चे और ये घर, नौकरी, ये थोड़ा संभालते हुए नारी समता मंच की स्थापना हुई। तो मैंने और नीलम ने 5 साल काउंसलिंग सेंटर चलाया, 82 से 87 तक। वो और मैं, अभी आज सोच सोच के भी मुझे हंसी आती, नीलम के साथ ही कैसी शुरुआत हुई, बट ऑफकोर्स शी हैज बीन अ बिग इन्फ्लुएंस ऑन माई लाइफ। ऑल सेड एंड डन, सारा फेमिनिस्ट मूवमेंट का मेरा पूरा इंट्रोडक्शन नीलम ने ही करवाया है। मतलब फेमिनिज्म, वेस्टर्न फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, सोशलिस्ट फेमिनिज्म, ये सारी चर्चाएं हम लोगों की साथ साथ में ही हम पढ़ पढ़ के बड़े हुए हैं। तो जगह जगह लोग बुलाते थे, कोई केस को लेकर भी बुलाते थे। तो फिर हम वो नगर गए हैं, आज कोल्हापुर गए हैं क्योंकि वहाँ एक केस है, तो हम लोग जाते थे वहाँ। घर को पूरा ही छोड़ के बाहर घूमने जाना, ये मेरा वो नारी समता मंच के उसके काम में शुरुआत हुई। हमारी उन दिनों में एक परित्यक्ता मोर्चा भी, परित्यक्ताओं का सवाल भी लेकर हुआ था। फिर ये भारत पाटनकर की जो माँ है, इंदु तई पाटनकर, उन्होंने एक स्त्री मुक्ति संघर्ष संगठना बनाई थी। उन्होंने भी बहुत सांगली की तरफ परित्यक्ताओं को लेकर काम किया था। तो हम परित्यक्ता मूवमेंट हमारा महाराष्ट्र में से जगह जगह से लेकर आए थे। हम नागपुर में धरना देकर बैठे थे। उन दिनों में एक तो था पोटगी का मेंटेनेंस का सवाल था, और फिर रेशन मिलना, घर का हक मिलना, ये सारा था। तो मुझे सबसे आज भी अखरता रहा वो मेंटेनेंस का सवाल है। आज भी महिलाओं को पोटगी हम मराठी में बोलते, वो मिलता नहीं है। और पोटगी मतलब कभी कभी लगता है कि ये बाई के लिए ये कोई एम्प्लॉयमेंट होगी क्या, शादी होगी। अब वो हक तो है ही और मिलना भी चाहिए, इसमें कोई ये नहीं, पर आखिर में जाके तो उसमें कुछ मानहानि भी है ना, मतलब वो स्वीकारने में, क्योंकि हमको दुनिया में केपेबल नहीं बनाया है, केवल शादी के लिए केपेबल बनाया है। इसलिए अब हमको वो पोटगी मिलनी चाहिए, पर हमको अपनी हक की आमदनी या हिस्सा प्रॉपर्टी का वो तो है नहीं। मन में उसकी काफी ये रहती थी कि ये कोई ठीक सॉल्यूशन नहीं है। उसके बाद जब कई बार ऐसा सवाल हुआ, तब 85 या 86 में विषमता निर्मूलन में मेधा आई थी। और जब उसने मतलब एक वेग लिया, परिसर में भी एक किताब निकाली थी, एक ऐसा पर्यावरण, वसंतराव की तब मेरी कोई ज्यादा पहचान नहीं थी, पर वसंतराव वॉज नोन फॉर लैंगिक संबंधों को खुलापन होना चाहिए, ये पब्लिकली कहने वाले विचारवंत वसंतराव थे, और इसलिए वो काफी बेचारे बदनाम भी हुए थे। तब मुझे दिमाग में आया कि जो साला बात नहीं करता ना इस दुनिया में, या जिसको कोई बाकी हक नहीं ना, उसको लोग टुकड़ा टुकड़ा फेंकते रहते हैं, है ना। मतलब तब मुझे ये सब जंगल, आदिवासी और ये महिलाओं का एक ऐसा ये लगा, क्या एक लिंक लगी कि ये सब हम ऐसे, गिनती नहीं है हमारी किसी भी चीज में। बच्चे पैदा करो, अपना फॉरेस्ट ने अपने फल दे दो पेड़ ने, बाकी हमारी कोई गिनती नहीं है। तब मैंने कहा कि फेमिनिस्ट मूवमेंट के साथ ना ये भी होना जरूरी है, नहीं तो हम जीवन भर ये पोटगी मांगते रहेंगे। तो वो जैसे हमारे आदिवासी भी बोलते हैं ना, वो माइग्रेट होते तब क्या बोलते, जगायला चाललो, मतलब सर्वाइवल के लिए मैं निकल पड़ा हूँ। तो वही पोटगी भी आहे की पोटाला अन्न, खावटी पण शेतकऱ्यांना कर्ज द्यायचं तर खावटी मतलब खाने का कर्जा देते हैं। तो वो बहुत मानहानि, मतलब मुझे वो सम्मान के लिए बहुत ही ये लगता था। और तब मेरा एक मन ये भी हुआ था कि ये सिर्फ ये महिलाओं को लेकर बात करने में काम नहीं बदलने वाली स्थिति, और हमको कुछ और व्यापक लड़ाई लड़नी चाहिए। उस दरमियान क्या हुआ था कि एक ऑटोनॉमस ग्रुप और एक पॉलिटिकल विंग के साथ ऐसा उनमें बहुत तनाव रहता था। मेरा कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं था, पर मतलब आई वाज नेवर अ मेंबर एट इट, पर मुझे पहचान सारों की थी।
तो तब मुझे लगा कि सभी जगह पॉलिटिकल पार्टीज की वुमेन विंग है, पर वो वुमेन विंग में ये महिला कुटुंब अत्याचार नहीं बोलते। और जो ऑटोनोमस ग्रुप्स है जो बहुत ही महिला कौटुंबिक अत्याचार या वो ज्यादा वो एक बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट की बात नहीं करते हैं। तो ये थोड़ा उसमें रहा है, पर हम थोड़ा झगड़ कर ऑटोनोमस रहे थे, क्योंकि जनरली लेफ्ट लोगों का ये था कि तुम डिविजिव हो, हमारे तुम साथी हो यार, किस लिए अलग अलग मुंह फिर रहे हो, ऐसा उनका था। हालांकि पॉलिटिकली मेकिंग सेंस हम सारे उन्हीं के थे, मतलब उसमें कोई शक नहीं था। पर एक अलग सा ग्रुप था, कभी कभी उनसे झगड़े करते थे। उनमें ऐसा भी हुआ है कि कोई पार्टी के विदिन जो अत्याचार हुए उस केस को भी हम बहुत उजागर करते थे, जिसको लेकर भी पार्टी केडर कभी कभी थोड़ा अस्वस्थ होता था। उसमें एक बहुत ही सेंसिटिव केस था। उधर एक मागोवा ग्रुप में, एक धुलिया में एक पार्टी की महिला, आदिवासी महिला थी, उसने आरोप किया था कि रेप किया मुझ पर। तो वो बहुत ही खलबलीजनक मतलब ये था ना। और दूसरा केस था, वो अभी नाम तुम इसके निकाल देना था, उधर एक रेप हुआ था। तो वो हमने काफ़ी गोरेगांव में बड़ी मीटिंग हुई थी, और मुझे याद है कि सब ने इतना, हम तब ज़रा यंग ग्रुप था ना हमारा, वो ऑटोनोमस वुमेन्स ग्रुप का। उन्होंने कहा, मैंने कहा कि इसको तुम इतना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही क्या है, ये है वो है। पर हमने कहा कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात है और ये बोलना चाहिए, चाहे अपनी पार्टी का ही आदमी क्यों नहीं हो। इतना इनका पार्टी पॉलिटिक्स में ये है ना कि ये ज़रा भी विद इन पार्टी कोई भी इस इश्यू को लेकर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। तो फिर और वो एक ऑटोनोमस वुमेन ग्रुप की जरूरत है, नहीं तो ये कहीं किसी को बातचीत ही नहीं करने देंगी। पॉलिटिकल पार्टीज को इसमें कोई रस नहीं है जेंडर इश्यूज में, और ये तो वास्तवता में बहुत बड़ी बात है। फिर वो मथुरा बलात्कार की घटना भी हुई थी, तो उसको लेकर मुंबई में एक बहुत बड़ी रैली निकाली थी बलात्कार विरोधी मोर्चा की। स्त्री मुक्ति संगठन तब छाया दातार का ग्रुप बहुत बड़ा उसमें एक्टिव था। हम लोग सब पूना में गए थे, पर तब एक बहुत छोटा सा ग्रुप आया था मुस्लिम सत्यशोधक महिलाओं का, वो भी उसमें शामिल हुआ था। और तब और भी एक छोटा सा ग्रुप था जो केवल यंग मेन वर देयर, जिन्होंने बाद में पुरुष वॉच करके, पर हु टॉक्ड अबाउट जेंडर इश्यूज, वो भी एक छोटा सा मोर्चा परित्यक्ताओं के सम्मेलन में आया हुआ था। इस तरह से वुमेन्स मूवमेंट की एक साथ साथ व्यापक राजनीति भी होनी चाहिए, ये मन में था। पर व्यापक राजनीति करने वाले पार्टियों के साथ जाओ तो वहाँ भी रह नहीं सकते थे, इस तरह का एक गड़बड़ हो रही थी। उन दिनों में ही विषमता निर्मूलन समिति में भी अब महिलाओं की समस्याओं को लेकर सेशन होने लगे थे। नहीं तो पहले विषमता निर्मूलन समिति वाज बेसिकली जात धर्म और इस पर ही ज़्यादा होते थे। उन दिनों में फिर मेधा का उधर भाषण हुआ था, और तब मैं उससे बहुत प्रभावित हुई थी। वो विषमता निर्मूलन वो 3 दिन का होता था, रात भर तक सब, मतलब वो ऐसा माहौल ही होता था ना, महाराष्ट्र भर के लोग आते थे, तो रात भर में सब गपशप लगाते बैठते थे। तब हमारी चर्चाएं हुई, अंजू मायदे, तब मैं अंजू के साथ गई थी, तो हमारी भी चर्चा हुई कि ये क्या चीज है। तो तब हमको धरणग्रस्त प्रकल्पग्रस्त समिति बाबा आढ़ाव का मालूम था, मुर्शी सत्याग्रह का भी बात सुनते ही थे। तो बाबा का उल्टा मतलब बाबा का स्टैंड ये था कि पहले पुनर्वसन मग धरण। पर फिर हमको लगा कि ये बाबा की लड़ाई से परिचित थे, तब तक वो ठीक भी लगता था। पर जो मेधा ने बात कही, मैंने कहा ये कुछ अलग है। एंड बाय देन वो भी एक मन में था कि हमारे को व्यापकता की दिशा में जाना है वुमेन्स मूवमेंट को, या हमारा जो छोटा जान है उसमें से, तो वो कैसे जाए, कहाँ हमारा रिश्ता हो सकता है। इस तरीके से मैं इधर आई। और मेधा वाज, आई मीन देयर वाज नो डाउट दैट शी वाज सो कन्विंसिंग। खुद की अपनी भी उसकी
एक स्टाइल बोलने की, आंकड़े देने की, और एक शुद्धता का परिचय उसके इसमें था ना, बातचीत करने में। एंड ऑफ कोर्स शी वाज यंग पर्सन, उसका भी एक आकर्षण होता है। तो वो एक फिर चालना शुरू की, और तब वसंतराव से भी कई बातें, और वसंतराव हमेशा हट के सोच करने वाले व्यक्ति रहे हैं, तो इसलिए वो भी एक ट्रेंड फिर होने लगा, वसंतराव से बातचीत करो। फिर मेरा और वसंतराव मतलब विद्या सुजीत हमारे पहले से काफी पहचान थी, पर ज्यादा हमारा कब हो गया जब हमारी बच्चियां एक साथ पढ़ने लगी थी ना, तो तब ये फिर 89 में ये लड़कियां भी घूमने गई थी, तब हम लोग बहुत ही ज़्यादा फिर एक दूसरे से मिलने लगे। तब मेरी वसंतराव से ज़्यादा मतलब उनसे परिचय भी होने लगा, सोच भी बढ़ने लगी। और इस प्रकार से जब मैं मंच में भी आकर बात करने लगी कि ये एक अपने को व्यापकता की ओर जाने वाली बात हम हमेशा करते, तो शायद हमको इस प्रकार की लड़ाई में औरतों ने जुड़ना चाहिए। आकर्षण का कहो, कभी कभी मुझे लगता है उस आकर्षण में बहुत बिंदु थे, मतलब महिलाओं का सवाल इतना व्यापक है कि वो पूरे समाज को लेकर जब तक उसको बात नहीं करेंगे वो हल होने की कोई बात ही नहीं, कि वो कोई ऐसा नहीं कि जुवेनाइल कोर्ट में जाओ और आपको न्याय मिलेगा, यू नो। जैसे ऑल दोज थिंग्स, यू नो, कभी क्या मिलता है और कभी क्या हम जोड़ते हैं, वो वैसा मुझे एक एक चीज जुड़ने लगी थी। और फिर मैंने नीलम के साथ तो हमारा ऐसा था कि नीलम, विद्यातई, मैं, अंजू, हमारा रात रात हमारे घर में या उसके घर में बहुत व्यक्तिगत से लेकर राजकीय तक बहुत बातें होती थी। तो उससे भी एक व्यापकता अपनी सोच में आती है, अनुभव में आती है, घर में वो बात चली जाती है। फिर मेरे भी घर का वातावरण मेरे माँ बाप के घर की तरह होने लगा धीरे धीरे, कि वो सब दोस्त, पहले हमारे घर में दोस्त आते थे, पर कार्यकर्ता और वो अनुभव एक अलग होता है ना। तो वो भी मेरा घर भी उसी का तरीके का एक प्रकार से होने लगा। नेचुरली माय चिल्ड्रन पार्टली एंजॉयड इट, पार्टली रिजेंटेड इट, जो कुछ है वो उनको मालूम है, पर उनको भी पता चला बड़े होने के बाद कि इसमें फायदा है अपना। तो इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रैवल इन सम सेंस। फिर मुझे जब ये नर्मदा की बात आई, तब मुझे एक डॉक्यूमेंट था, अब मैंने मेधा को चिट्ठी लिखी कि मैं यहाँ, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं मैं मंच का काम छोड़ के जाऊंगी, ऐसा भी नहीं सोचा था, जबकि उसका आकर्षण था। तो मैंने कहा तुमको मैं पूना में बैठ के ना कोई ट्रांसलेशन करने, किसी को मिलना है, वो काम मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने भी इसका काम करती हूँ। तो उसकी मुझे चिट्ठी आई, और उसने मुझे ट्रांसलेशन के लिए एक भेजा था, बीडी शर्मा का लिखा, अब वो कहती हो मेरा लिखा हुआ है, पर मुझे वो आया था, वो बीडी शर्मा के अक्षरों में आया था। उन्होंने एक सहयोगी एक डॉक्यूमेंट, तुमने पढ़ा है वो, ऐसा कुछ रचना ऑर्गेनाइजेशन की लिखी थी, कि जो प्रत्यक्ष स्ट्रगल में होते हैं, फिर उनके साथ एक सपोर्ट ग्रुप का एक समभावी, वो अजब अजब शब्द, सहयोगी, समभावी, मतलब उन्होंने एक सपोर्ट ग्रुप का एक व्यापक कैसे एक स्ट्रगल और उसके राउंड सर्कल बना के एक वो भेजा था। क्वाइट इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट इट वाज। और मुझे लगा कि ये रचना अच्छी है, किसी आंदोलन के लिए ये होना बहुत जरूरी है, तो मैंने उसकी ट्रांसलेशन का काम मराठी में करने का लिया था। और उसको लेकर फिर मेरा और मेधा का कई बार वो संबंध आने लगा। फिर शरद कुलकर्णी, हाँ शायद परिसर ने बुलाया था, तो अनिल अवचट भी उन दिनों में मेधा से पता नहीं संपर्क था उसका या कैसे, पर ही वॉज टॉकिंग क्वाइट इन हर लाइन। तो परिसर ने व्याख्यान अरेंज किया था, तो नाना साहब को बुलाया था। तो हमारे लिए क्या था, नाना साहब एकदम आदरणीय व्यक्ति ना, मतलब बचपन से उनको ऐसे देखा हुआ है। तो मेधा, शरद कुलकर्णी और विजय परांजपे थे। नाना साहब को बोले कि ये तो विकास विरोधी काम हो रहा है, ये हो ही नहीं सकता, हमारे जो बाबा आढ़ाव करते हैं कि आधी पुनर्वसन मग धरण, यही भूमिका हमको अच्छी लगती है, वगैरह वगैरह। तो शरद कुलकर्णी खड़े हुए, बाबा नाना साहब ने पूछा क्या, तो फिर आप चाहते ही नहीं धरण हो या डैम हो? तो अनिल वगैरह जरा से गोल गोल घूम घूम के ऐसा सवाल का जवाब दे रहे थे। फिर शरद कुलकर्णी उठे, बोले बिलकुल धरणं झालीच नाही पाहिजेत,
संपूर्ण विरोध केला पाहिजे धरणानं. तो वो एकदम मुझे लगा कि ये आदमी कितना करेजियस मतलब लगा ना. पर ही वॉज द ओनली वन ना दॅट टाइम. आय स्टिल रिमेंबर व्हेरी क्लिअरली ही स्टेटेड, मोठ्या धरणांना आपण विरोधच केला पाहिजे. ही रियली सेड इट. बाकी सब जरा गुलमुल हो रहे थे. मेरा खुद भी इतना जोर से नहीं कह रही थी जितना वो शरद कुलकर्णी ने कहा. तब लेकर फिर वो चर्चा, नाना साहब के साथ मिलना, सारा सोशलिस्ट विंग तो यहाँ का बाबा के साथ में था. पर बड़वानी में एक धरना हुआ था, पर बाबा तब आए थे उस धरने में, अड़ाव. और तभी उन्होंने वही अपनी भूमिका ही रखी थी, पर वो सपोर्ट करने के लिए आए थे. क्योंकि बाबा का क्या था, ये तात्या पाटिल, विजयाते चौक, ये धुलिया ग्रुप सेवादल का उनका बहुत वो था. और मतलब बाबा की अपनी भी एक स्ट्रगल बहुत रही है, तो वो उधर तक आए थे. पर धरण को पूरा विरोध, ये भूमिका उनकी बाद में वो अलग हो गए, पर उन दिनों में आए थे, मुझे याद है. फिर मेरा जो पूना में कैसे हो गया कि वो एक काम जैसा हो गया कि इनसे मिलो, उनसे मिलो, बात करो. खास करके बाबा, अभी भी सुनीति को लगता है कि बाबाड़ा से मैं ही बात कर सकती हूँ, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी. पर इसलिए ऐसे काम करते करते फिर मैं जब विषमता निर्मूलन समय इसमें शिविर में आ गई थी, विनिशी हम उसको तब बोलते थे. फिर वो संबंध आया, फिर डैम और इसकी बातें सुनी. और तब परिसर का जो ग्रुप था वो एनवायरनमेंट के सोच में बहुत आगे बढ़ चुका था. मतलब फुकुवाका का किताब उन्होंने निकाली थी. फिर गांधीयन थॉट तो वसंतराव जी का वो है ही, तो उन्होंने भी उसको लेकर काफ़ी सोच विचार किया था. तो उनके भी संपर्क में मैं आई थी. मतलब मैं ये हमेशा कहती हूँ कि मैंने एनवायरनमेंट और इसके बारे में सोचा, वो थोड़ा परित्यक्ता, औरतें, जंगल, आदिवासी, इनका मुझे एक ये लगा कि सारे एक प्रकार से अपाहिज मतलब लोग हैं. उनका इंडिपेंडेंट ऑफ दैट उनका क्या, उनकी सोच वो थी, उस ग्रुप में बढ़िया सोच होने लगी थी. वैसे मेरा प्रवास हुआ. मतलब मुझे याद है डॉन डॉक्यूमेंट आया था, फिर मारिया मेस की भी वो किताब आई थी. हमारा एक दोस्त था जिसने हमको मार्क्सिज्म पढ़ाया था. तो एक दिन मैंने उसको कहा कि यार शशांक, ये विकास ही स्त्री विरोधी है. तो मैंने फिर उसको वो डॉन डॉक्यूमेंट का, मारिया मेस का वो पढ़ के वो सारा बताया. तो इससे नहीं, आई थिंक तुम लोग समग्र विचार नहीं कर रहे हो. तो उसको वो थोड़ा उस समय एक्सट्रीम मेरा स्टेटमेंट लगा. पर बाद में मुझे वो स्टेटमेंट याद आया कि जब हम नर्मदा में भी बात करते थे कि ये विकास हमारा नहीं है, तो लोग हमको एक्सट्रीमिस्ट ही बोलते थे. पर मेरे लिए इसलिए नर्मदा का मुद्दा थियरी में, मतलब ये बोलो ना तो ये इतने 250 गांव और दो नंबर्स वर एनीवे बाय देमसेल्व्स आल्सो कोई ऑब्वियस बात थी. कॉस्ट बेनिफिट का वो भी ऑब्वियस था. पर मेरे लिए वो एक अनुभव की भी बात थी, जीवन का अनुभव था मुझे कि नहीं ये कुछ गलत हो रहा है. मतलब आई कुड नॉट प्लेस इट देन, पर आई न्यू कि दिस इज समथिंग हैपनिंग सिमिलरली इन वुमेन्स ग्रुप ऑल्सो, कि ये जो विकास है ना, ये हम किसी को कोई कहाँ लेके जाने वाला नहीं है. तो इसलिए मेरी सोच वैसे बनती रही. इसलिए मुझे वहाँ आने में वहाँ कुछ अटपटा नहीं लगा, कुछ गड़बड़ भी नहीं लगी, कुछ अशांति नहीं लगी कि मैं मेरे पूरे ग्रुप को छोड़कर यहाँ आने की बात सोच रही हूँ. उसमें मुझे कोई विरोध नहीं लगा. मैं हमेशा कहती रही कि नहीं, हमारी व्यापक हम अब तक बोलते थे ना, वो इस तरह के आंदोलन से जुड़े रहने से ही हम व्यापक हो जाएंगे. खैर मंच में सब कोई संभव ही नहीं था इस तरह का नर्मदा की घाटी में आना जाना जो मेरे लिए रहा. पर सबने सहानुभूति के हिसाब से सब मेरे पास थे. और मतलब लोग यही बोलते थे मंच में कि मैं नारी समता मंच को वहाँ रिप्रेजेंट करती हूँ. बाद में उल्टा हो गया था कि मैं नर्मदा बचाओ आंदोलन को दूसरी जगह रिप्रेजेंट करने लगी. बट बेसिकली वो सब साथ में, मन से काफी साथ में रहे थे. तो मैं पहले संवाद यात्रा में गई, मेरे ख्याल से वो 87 की सर्दियाँ थी. तो हम सबको मेधा ने उसकी वो स्टाइल
पदयात्रा से सब आदिवासी क्षेत्र में घुमाया था। और उसके पहले मेरी श्रीपाद से पहचान हो गई थी, मतलब ये विनय, संजू, गिरीश वगैरह से। और वो एक वसंत राव से मेरे ख्याल से श्रीपाद की ज़्यादा बातचीत होने लगी थी। तो तब मुझे कुछ इस ग्रुप का, क्योंकि ये ग्रुप उस लिहाज से मेरे लिए नया था। संजीवनी हमेशा हमारे साथ थी, क्योंकि वो एमनियोसेंटेसिस का जो हुआ था ना, उसमें हमने एक बहुत सुंदर नाटक बिठाया था। द समर माधुरी का एक कंसेप्चुअलाइजेशन था, पर हमने काफ़ी 6 महीने स्कूल में बैठ कर चर्चा कर के वो एक इवॉल्व किया हुआ प्ले था। तब संजय भी विनिशी के बाद मिलता रहा चर्चाओं में वगैरह, तो उसने कहा कि मैं भी जा रहा हूँ। और ये अपनी जो अभी अमित के साथ जयश्री, वो हम तीनों पूना में से गए थे। तो वो यात्रा तो एक अपने आप में एक ये था, जीवन को बदल देने वाला एक अनुभव था। मेधा का व्यक्तित्व का एक ये था बहुत बड़ा। मेधा के पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स की बहुत ही जान पहचान थी। ट्रेड यूनियनिस्ट सभी रहे, सोशलिस्ट ग्रुप के रहे। और फिर मैंने घर आके कहा कि भाई ये तो एक ज़बरदस्त चीज़ है, ये वो बातें करती रहे नरेश, दोस्तों के साथ भी काफ़ी बातचीत होती रही। और फिर मैंने वो मेधा को चिट्ठी भी लिखी थी कि मैं यहाँ बैठकर क्या काम कर सकती हूँ। तो मैंने शुरू किया। तब ये जो हमारा सेवादलीय समता संगठन का जो ग्रुप था, सुनीति, मेरा भाई वगैरह, उनको ये अभी तक पूरी तरह से अपील नहीं हुआ था। नेचुरली वो सभी हम बाबा आढ़ाव की इसमें बड़े हुए थे ना, छाया में। तो फिर उनको भी फिर साथ ले आना कि ये ऐसा चल रहा है, ये है वो है। फिर सपोर्ट ग्रुप की वगैरह बातें होने लगी। पर उस समय फिर मुझे लगने लगा कि ऐसे मेधा के साथ काम करना है तो नौकरी नाम की चीज़ का कुछ करना पड़ेगा। तब हमारा क्वार्टर था, मतलब यूनिवर्सिटी के क्वार्टर में ही हम हमेशा रहे। तो मुझे एक वो सिक्योरिटी का एक रहता है ना, तो मैंने कहा यार नरेश, अब जल्दी जल्दी में एक फ्लैट ले लेंगे, और बिफोर आई टेक रिटायरमेंट हम लोगों ने एक फ्लैट ले गया। और मैंने कहा मैं मुक्त हो गई, क्योंकि घर पर छप्पर बनाया है, अब कभी भी कुछ भी हो जाए हम अपने घर में रह सकते। देन आई सेड कि अब मेरे 20 साल भी हुए, पेंशन भी मिलेगी। दैट वाज इन 1990। चिल्ड्रन वर ऑल्सो, ठक्कू वाज बॉर्न इन 72, गुंडू भी 15। मतलब दैट्स क्वाइट कंफर्टेबल लाइफ है हम लोगों की, कोई और ज़्यादा नहीं चाहिए। तो हो गया। और बाबा तो कर ही रहा है ना नौकरी, और मतलब वो भी एक सुख का एक वो होता है ना। तो देयर वाज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। पेंशन मैंने ले लिया रिटायरमेंट 1990। फिर मैं बड़वानी में मैं आकर रही थी। तो पहली में एक बार कन्फ्रंटेशन पुलिस का बड़वानी में हुआ था, अपनी कमरू जी ना, वो उसने पुलिस को रोका था, पथराव हो गया था, उसको भी बेचारी को खूब लगा था। हम लोग वो छोटा बड़दा के पास एक पुलिस स्टेशन है, देखो, वहाँ सब हमको अरेस्ट करके रखा था। एक्चुअली उस अरेस्ट के बाद मुझे दिमाग में ज़्यादा ये हो गया कि अभी तो मतलब वहाँ लोग पेपर नहीं पढ़ते तब तक ठीक है, पर यहाँ से ले अरेस्ट हो गया तो डिफेंस वालों को तो बहुत ही मतलब प्रॉब्लम्स हो जाएंगी कि हाउ कुड यू बी इन दिस सर्विस एंड ऑल दैट। So then that became very clear to me कि I must give up this job. And very strangely, Naresh was absolutely free from financial चिंता जिसको बोलते हैं ना, उसका उल्टा कहना है कि यार मैं गांव में बड़ा हुआ, वहाँ तो लोग आराम से एक दूसरे से पैसे लेते, अपना काम चलाते, फिर दूसरे को देते भी आराम से है, लेते भी आराम से। ये तुम लोग बम्बई में एक मध्यम वर्गीय में है ना, जिसको लेना भी बुरा लगता है, देना भी बुरा लगता है। मैं ऐसे नहीं बड़ा हुआ, इसलिए चल जाएगा काम। सो दैट हेल्प मी इन सॉर्ट ऑफ दूसरा आदमी भी अच्छा हो ना, पैसे की चिंता नहीं करने वाला हो, तो अपने को भी राहत हो जाती है। इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। एक मीटिंग मैंने जैसे कहा था कि रानडे इंस्टीट्यूट में मेधा की हुई थी, जब वो नाना साहब, शरद कुलकर्णी वगैरह आए थे, और मेधा ने अपनी भूमिका रखी थी। विजय परांजपे ने तब भी अपना वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का एक पहला अनुभव कर्नाटक में उन्होंने किया था ना, मुझे नाम डैम का याद नहीं, कर्नाटक का था।
तो उन्होंने वो किया था, और जनरली एक उन्होंने बताया था कि लार्ज डैम्स का कॉस्ट बेनिफिट रेशो इतना अच्छा बैठता नहीं है। तो खैर उसके बाद वो एक यात्रा का आयोजन मेधा ने किया था कि विविध संगठन के लोगों को एक बार घाटी में क्या सवाल है, किस तरीके की रचना है, एक परिचित करवाने के लिए। और गुजरात में भी, मतलब हमारा पहला मुक्काम गुजरात में ही था। उस यात्रा में अबाउट 65-70 लोग थे और सारे अलग अलग संगठन से आए हुए थे। उसमें एक धनाजी गुरु जो सीपीएम के कार्यकर्ता थे, फिर मध्य प्रदेश का मुझे याद है सत्यु और राजू लोचन। श्रीहर्ष कान्हेरे से मैं पहली बार मिली। वो जो अरुण विनायक जो अभी उलगुलान वो झारखंड में काम करता है, वो थे। थोड़ी सी यात्रा होनी चाहिए, ये जरा थोड़ा सा आइडिया मेधा के साथ साथ अरुण विनायक का भी था और श्रीहर्ष कान्हेरे भी था उस समय। और मुलजी भाई के घर में हमने उस रात रुके थे, केवड़िया कॉलोनी। वो सरपंच थे ना, उनके घर में हमारा पहला मुक्काम था। और उधर केवड़िया कॉलोनी में कैसे 6 गांव जा रहे, ये सब कहानी तब बताइए। और क्योंकि उनका सबसे पहला कॉलोनी बनी वगैरह, इन लोगों के साथ शुरुआत हुई। और तब हमारे लिए एक व्यक्तिगत जीवन में भी एक अलग भाषा में खेडूत लोगों का बात सुनो था। फिर वहां से हम लोग मणिबेली गए थे और पूरा वो एक प्रकार से ना एक हार्डशिप अबाउट द होल थिंग कि बोट से जाओ, रुको, एक रात इधर पहाड़ चढ़ो। ये भी एक सारा एक मध्यम वर्गीय कार्यकर्ता जीवन में ये अनुभव नहीं था। एक पर्सनली पर एक ये होता है कि क्या ये औरत है, मतलब यू नो लाइक यू फील कि कहाँ से कहाँ आई है और क्या ये जगह है, हम सोच भी नहीं सकते ऐसी जगह आई है। खैर बाद में ये सब थोड़ा कम हो जाते हैं, पर बिकॉज यू कम फ्रॉम सर्टन स्टेबल सिचुएशन, तो ये एक बहुत बड़ा लहा। और उन जमाने में मतलब पहली बार हमने देखा कि मेधा का थकान नाम की चीज मालूम नहीं। मतलब मुझे लगता है कि ये सब अनुभव में ये भी बहुत जरूरी है कि एक व्यक्तित्व का भी किस तरह से आप पर प्रभाव होता है। मेधा में 2 चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। तो एक थकान नहीं होना, और दूसरी बात है कि मेधा की भाषा। जो मैंने ट्रेड यूनियंस और ये सब देखा था ना मूवमेंट में, खास करके जबकि हमारे पेरेंट्स सोशलिस्ट बैकग्राउंड के थे, पर मन में हमको मार्क्सवादी कम्युनिस्टों का आकर्षण बहुत लगता था, क्योंकि उनमें एक जहाल क्रांतिकारत्व की एक छवि थी ना उनमें। उनकी भाषा बहुत ये रहती थी ना, गाली गलौज करके भांडवलदाराला ये करो, गालियां सुनाओ, ऐसे। वो गेट मीटिंग में भी एक, और अगर तुम ये ना करो तो यू आर मध्यम वर्गीय, और मध्यम वर्गीय होना तो बिल्कुल गाली थी मतलब। तो मुझे लगा कि मेधा ये एक पहली व्यक्ति थी कि जिसको गाली का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता टू बी मोर इफेक्टिव। शायद मैं भी उस पर इससे आई हूँ, मुझे वो बहुत अपील लगा, क्योंकि मुझे लगा था कि गाली नहीं दे सकती, इसका मुझे मेरे मन में थोड़ा संकोच था कभी कभी कि हम लोग इतने डी कास्ट वगैरह वगैरह नहीं हुए हैं। तो वो एक थे। फिर हम चिमलखेड़ी में भी गए थे उन दिनों में, और चिमलखेड़ी के यहाँ उसने दिखाया कि कैसे पहले आरोग्य सेवा नहीं थी, मतलब वो भी शुरुआत में आई थी। तो उसने भी एक टिपिकल आरोग्य सेवा, साक्षरता, ऐसी बातें सोची होगी ना, पर एक कारभारी कंसेप्ट की कारभारी होना चाहिए। फिर गांव के कारभारियों की मीटिंग होती है, ये उसने कहा। और फिर पूरा आदिवासी इलाका करते करते हम एक समय में ये अपने राहुल और अमित काम करते थे ना, झाबुआ में आ गए। तो झाबुआ तो और भी नाट्यमय था, मतलब महाराष्ट्र के आदिवासी फिर भी एक थे, पर मध्य प्रदेश के आदिवासी म्हणजे एकदम साहित्य में जो हम कल्पना करते हैं ना, वो गोल पहना हुआ, बाल वगैरह, तो वो तो बहुत ही आकर्षक चीजें थी। तो हम उधर गए। तो उधर जाना भी एक बहुत गड़बड़, क्योंकि मेरा के साथ हमेशा होता है टाइम टेबल कभी वो रहता नहीं है। तो हम बहुत देर रात पहुंचे, और हमारे साथ तब
संवाद यात्रा में थी विजया वेंकट, वो जो न्यूट्रिशनिस्ट है मुंबई की, और उसको बेचारी को रात में अंधा मतलब शी हैज़ दैट प्रॉब्लम, और वो चल रही है एंड शी इज़ कंपैरेटिवली हम सब में उम्र की भी ज़्यादा थी, तो बहुत ही मतलब डरावना भी था उसके साथ चलना, क्योंकि कहीं बेचारी गिर गई किसी पहाड़ी में इधर उधर पाँव करके, रात हो गई थी और मेधा को बाकी कोई क्लू नहीं था, वो जोर जोर से राहुल और अमित के नाम लेकर पुकारती थी और उधर से कोई आवाज ही नहीं। तो मैंने कहा यार ये हमको मतलब कहाँ जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि व्हाट शी इज टॉकिंग देयर दोज फेलोज आर नॉट रिस्पॉन्डिंग एट ऑल। खैर बहुत देर रात पहुंचे, वो लोग भी बेचारी हमारी राह देख के थक गए थे। 12 बजने के बाद फिर वह खाना खाया और फिर चर्चा करने के लिए बैठे। मतलब एक जो शुरुआत ही मेरी ऐसी हुई कि मेधा के साथ रहना है तो चलना, रात दिन, खाना, कोई हिसाब रखने का नहीं। तो ये एक हुआ। फिर वहां मुझे एक अच्छी चीज ये लगी कि राहुल अमित की एक कोई स्पेशलिटी थी। है मुझे याद है, पहले तो बहुत गीत हुए और डांस हुआ, उन्होंने मतलब उन्होंने नहीं रखी अपनी बात, उन्होंने उनके वो बाबा या इन लोगों को कहा, और भी उनका एक कार्यकर्ता है जो बहुत अच्छी बात करता है, तो उन्होंने उनको कहा कि तुम बात रखो। दे नेवर स्पोक देमसेल्व्स एट ऑल। वो मुझे आज भी मुझे वो बात एक मार्क डिफरेंस लगती। मतलब मेधा का क्या होता है, वो बोलती है लोगों को कि तुम बताओ, पर फिर वो उसके भी मन में और विस्तार से रखने की वो होती है ना, तो फिर वो खुद ही कई बार रख देती। इनके साथ वो नहीं था, दे वर वेरी पेशेंट विद देयर पीपल। फिर वो उन्होंने ट्रांसलेशन ये वो तो थोड़ी देर फिर हो गई। फिर वहां से हम लोग गए, अभी भी हम गए रुकते हैं वहां, अलीराज। तब मेरे को सिल्वी और राकेश, नहीं पहले से राकेश और योगेश हमारी समाज यात्रा में थे, सिल्वी की मेरी पहचान हुई उस वक्त। और फिर उधर रुके थे पूरी रात, और राकेश ने बहुत विस्तार पूर्वक तवा से लेकर की बातें तब हमारे सामने रखी थी। और राकेश का एक वेरी इजी वे ऑफ पुटिंग अक्रॉस थिंग्स ऐसा था। फिर यात्रा, वहाँ एक वकील भी होते थे, मुस्लिम थे वो शेख, उन्होंने भी बहुत अच्छी विस्तार से हम सब से बात की, और सबको ये आश्चर्य भी हो रहा था कि कहाँ कहाँ से लोग ये देखने आए। फिर अलीराजपुर से फिर हम बड़वानी की तरफ गए थे। फिर बड़वानी कार्यालय महेश भाई के घर में रुके थे। फिर वहाँ सारे खेत, और ऑब्वियसली मतलब वो तो बढ़िया ही है सारा, एंड ये सब डूब में आने वाला है, तो उसका एक आइडिया यही था कि आप लोग देखो क्या क्या डूबने वाला है। तो उसका प्रभाव जरूर हुआ। एक अपना रात को उनका भाषण ओम प्रकाश जी रावल, मतलब हम बड़ छोटा कसरा वगैरह से शुरू करते और लास्ट ब्राह्मण गांव, उधर रात को 2 बजे ओम प्रकाश जी का भाषण शुरू हो गया। बट ही वॉज एब्सोल्युटली, मतलब बहुत ही इफेक्टिव उनका भाषण रहा। उन्होंने बहुत विकास का मुद्दा क्या है, विकास का मतलब क्या है, हम लोग क्या विकास चाहते हैं, ये किस तरह विकास विरोधी होता है, जिसका हमारे भी दिल में सवाल थे, वो सारा उन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक रखा था। वहाँ विजय परांजपे ने भी बहुत कॉज बेनिफिट की बात फिर से एक बार दोहराई। तब ये शब्द भी हमारे लिए सारे नए थे, द वेरी फैक्ट कॉज बेनिफिट रेशो, ये इस तरह का मूल्यांकन भी मालूम नहीं था। और फिर तब मुझे ये खेती, जंगल, पानी, इसके एक नाते भी जरा ज्यादा अच्छी तरह से समझने आए। मतलब वहां से हम बड़वानी कार्यालय गए थे, तो फिर एक बड़ी सभा हुई और हम सब लोग 8 दिन की वो संवाद यात्रा करके घर अपने अपने आए। तब संजय संगवई पूरी तरह से कन्वर्ट हो चुके थे, और उन्होंने भी फिर काम की बात की। फिर सकाल में था उस वक्त वो, तो उधर भी उन्होंने कुछ लिखना पढ़ना शुरू किया। रानडे इंस्टीट्यूट में वो पढ़ाता था कुछ साल, वहाँ भी फिर वो ये बातें चलने लगी। तब तक हम दोनों मतलब काफी प्रभावित हुए थे और कुछ न कुछ नर्मदा का काम
करने की सोचने लगे। और ये परिसर का जो ग्रुप था वो उनको कोई कन्विंस होने की बात ही नहीं थी। तो फिर सपोर्ट ग्रुप की जो शुरुआत हुई तो वो उसमें हुई, क्योंकि मैं गई थी, परिसर का ग्रुप था, संजय था, जयश्री भी बाद में वो गई अलीराजपुर वगैरह, पर पुणे में काफी उसके बाद भी कुछ महीने रही। एक्चुअली श्रीपाद को भी संवाद यात्रा में आना था, पर उसके कुछ जॉब का ऐसा फैग एंड ऐसा कुछ था, तो वो जनवरी में आ गया। 88 जनवरी में जो केवाड़िया में ये हुआ ना, हजारों लोग थे, लाखों तो नहीं कहूंगी, और गिरीश भाई वगैरह था, बहुत मारपीट भी हुई थी। उन्होंने वो कानून तोड़ा था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, तो वो एक बड़ा, और वो समय श्रीपाद टोल्ड मी कि अब वो पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनने वाला है, और अब वो उसका पहला इवेंट वही था 26 जनवरी को उन्होंने 80, तो वो 2 महीने बाद, मतलब संवाद यात्रा ये नवंबर की होगी, उतना ही था। और संवाद यात्रा के बाद मैंने, मतलब मेरा वो जो कुछ व्यापक प्रकरण था वो मुझे लगा कि ये लड़ाई भी साथ साथ लड़नी चाहिए। नर्मदा घाटी में फिर मई के महीने में मैं आ गई, फिर से वो बड़वानी कार्यालय में आ गई, जो अपना फेमस बड़वानी कार्यालय था। संजय, मेधा, मैं और वो श्रीपद को नाम याद होगा, वो अरुंधति की और मेरी मुलाकात उस संवाद यात्रा में ही हुई। पहला मेरा झगड़ा मेरे पिताजी से हुआ नर्मदा को लेकर। खैर ही डाइड इन 89, पर इन 88 उन्होंने कहा कि ये तुम कहाँ जा रही हो, ये डैम के विरोध में तुम कैसे बोल सकती हो। तो मैंने सब उनको बड़े विस्तार से बताया, मैंने कहा अन्ना ऐसे है, इतने लोग विस्थापित हो रहे, इन लोगों को हम कहाँ छोडेंगे। तो कहते नाही, पुनर्वसन करायचं, त्याची पण मागणी करायची, लढायचं त्याच्यासाठी, पण म्हटलं हे होणंच शक्य नाहीये, इट्स इम्पॉसिबल टू रिसेटल देम, तो विच ही कुड नॉट बिलीव। मैंने देखा ये सब जो ट्रेड यूनियनिस्ट बम्बई शहर में जो सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट है ना, बहुत शहरी लोग थे, कि कम्युनिटी लाइफ का ना उनको वैसे भी वो सेंस नहीं था, ऐसा मेरे को लग रहा है। पर उनके लिए ये था कि क्यों घर दो, एक नौकरी दो तो हो गया रिसेटल, पर एक निरंतरता लाइवलीहुड की जो होती है उस बारे में, या कम्युनिटी के अनसीन सपोर्ट में उनको अप्रिसिएशन नहीं था उसका, इसलिए उनको लगता था ये सब सेटल हो जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। और उनको क्या था ना, उनकी निष्ठा सब बाबा आढावांचा इतके वर्षाचा स्ट्रगल नॅचरली ते होत असते। तो फिर मैंने शुरू किया बातचीत करना, तो मुझे नेचुरली परिसर का ग्रुप मेरा अपना लगा, क्योंकि दे वर व्हेरी ओपन टू दिस। आणि मग मेधाच्या डोक्यात तो सपोर्ट ग्रुप का एक वो, उसमें वो हो गया। और सपोर्ट ग्रुप की आवश्यकता भी एक प्रकार से ये थी कि ये मुद्दा ही किसी को पटने के मुश्किल था, मतलब कौन धरनाला विरोध इज अनइमेजिनेबल। इसलिए एक तरफ महाराष्ट्र में इतनी ट्रेजेडी है पुनर्वसन की, फिर भी महाराष्ट्र इंडस्ट्रियलाइज स्टेट पहला है, इसलिए वो ये मन में उसके लिए मंजूरी ही नहीं थी कि डैम को विरोध होना चाहिए। तो फिर मैंने जब पहली बार बाबा से बातचीत की तो नहीं हुआ, तो बाबा आढावनी तो म्हणजे उनके लिए तो मैं उनकी दोस्त की बेटी ना, तो इसलिए वो मेरे को बोले कि देखो मैं पब्लिकली तुम्हारे विरोध में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आफ्टर ऑल वो हम एक लार्ज अम्ब्रेला में सारे इकट्ठा है, पर मुझे तुम्हारा ये मुद्दा पसंद नहीं है। एंड इन सम सेंस आई वुड से ही केप्ट हिज वर्ड। पब्लिकली ही हैज नेवर आउटराइटली क्रिटिसाइज मेधा, और ऐसा कभी नहीं उन्होंने किया, पर ही नेवर केम ओपन हार्टेडली एंड सपोर्टेड अस, दैट्स ऑल्सो ट्रू। बट मीनवाइल देर वर अदर लाइक निळू फुले, ताहिरभाई पूनावाला, डॉक्टर लागू, हे सगळे लोक थ्रू सम डिफरेंट सर्कल्स we sort of tried to contact them, and they were also feeling uneasy about this total development paradigm, so they started getting to there. And once I remember I had organized one study for what is the real issue behind Narmada. तो
वैसे ही बहुत सारे लोग आए थे, पर मिक्स्ड ग्रुप था सारा। और अचानक नाना साहब गोरे आ गए। वसंतराव वॉज टू स्पीक, विजय वॉज टू स्पीक, एंड आई वॉज टू नैरेट द रियल स्थिति इधर की। और नाना साहब के साथ आर्ग्यूमेंट करना मतलब यू मस्ट बी डबली ट्रिपली सॉर्ट ऑफ इक्विप्ड, ये भी एक सेंस आ गया। तो बैठे, अब ऑल ऑफ अस न्यू हु इज नाना साहब, बट सम यंग पीपल वर नॉट नोइंग। तो ऐसे पहले नाम का इंट्रोडक्शन था, आज भी मुझे याद है, तो सच सिंप्लिसिटी से, मी नारायण गणेश गोरे। मेनी पीपल सॉर्ट ऑफ देन स्ट्रक देम कि बाप रे, दिस इज दैट फेमस एनजी गोरे। नाना साहब इज वेरी रैशनल मैन, या ऐसा छोड़ेंगे नहीं, अभी पढ़ाई करने आए तो पढ़ाई करने, सो उनके लिए एक बहुत इज्जत मन में थी। तो उन्होंने वो सुन लिया था। फिर ही केप्ट थिंकिंग वेरी सीरियसली। और मुझे याद है जब 91 में हमारा पहला डूब का सत्याग्रह हुआ था, मणिबेली में मेधा थी, और अचानक पानी बढ़ गया था और हम सब गए थे। तो वो बहुत अस्वस्थ हो रहे थे और उन्होंने कहा कि ये क्या, मतलब ही एक्चुअली उस समय के बाद ही कंप्लीटली केम टू द नर्मदा बचाओ आंदोलन साइड। पर उसके पहले ये काफ़ी दौर हुए। कोल्हापुर में उदय गायकवाड़ का ग्रुप था, दे वर ऑल्सो वेरी कन्विंस्ड अबाउट नर्मदा इशू। फिर सातारा में अपना अविनाश बीजे, उनका कोयना वाला ग्रुप था, वो भी साथ में जुड़ गए। तो पूना में जो सपोर्ट ग्रुप शुरू हुआ, असलियत में पूना में भी लोग थे, पर कोल्हापुर सातारा से भी कई लोग ज्वाइन हुए और इस तरीके से एक बढ़ गया। फिर गिरीश, विनय, ये भी लोग एक प्रकार से शामिल थे। फिर हमने पहला प्रदर्शनी की थी पूना में, गरवारी डेक्कन पे। तो वहाँ हम लोगों ने प्रदर्शनी की थी, लोगों से बातचीत की थी। सुजीत तो हमारा हमेशा पत्रक प्रिंटिंग करता ही रहता था, वो निकाला था और गीत गाए थे। मुझे अब कैन यू इमेजिन गिरीश सिंगिंग ऑन द रोज रास्ते पे, बट ऑल दैट दोस थिंग्स वी डिड। कि हम लोगों ने एक प्रोग्राम में जाके भी गाना, नर्मदा की घाटी में का गाना गाया था। तो वो किसी, मेरे ख्याल से वो मेडिकल एसोसिएशन वगैरह का प्रोग्राम था उनकी फंड रेजिंग के लिए। तो विनय बीइंग, तो उसने मांग लिया होगा कि हमको 2 मिनट एक हमारा स्ट्रगल का सॉन्ग का संधि दो, क्योंकि वो गाने में सभी इश्यू आते हैं। इसलिए फिर हम चारों ने वो उनके फिल्मी और भावगीत का तोड़कर अपना घाटी का गाना उस समय गाया था। मतलब दैट टाइम आई फेल्ट कि हम लोगों को ऐसी हिम्मत भी कुछ थी। अब मैं नहीं सोच सकती ऐसा ऑनेस्टली, पर कुछ वो जमाने की भी बात थी। एंड देन परिसर वार्ता निकलती थी। परिसर वार्ता में कंटिन्यूअसली वसंतराव यूज्ड टू राइट अबाउट नर्मदा स्ट्रगल। देन मेधा का बीच बीच में भाषण वगैरह ऑर्गेनाइज होता था। मैं घाटी में एक हाथ 15-20 दिन भी जाकर आती थी, तो एक पूंजी होती थी ना यहाँ आकर क्या हुआ क्या नहीं हुआ बताने की। फिर कॉलेजेस में जाकर सुनाती थी कि वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है। फिर हमारा कॉलेज का बड़ा समूह हो गया, उत्कर्ष घाटे, कृष्ण में कुंटे, अपना मिलिंद कोठावदे, ये एसपी कॉलेज का ग्रुप बन गया। फिर विनय सुनीति का भी एक बार पहला जो होल्ड बैक था वो ये हो गया। फिर विनय के कॉलेज, तो हमारा ही कॉलेज हो गया एसपी कॉलेज में, उधर भी बहुत भाषण करते थे। विजय का परांजपे का वाड़िया कॉलेज था। फिर डेक्कन कॉलेज में एक प्रोफेसर मित्रा थे, उन्होंने वो आर्कियोलॉजी के हिसाब से वो नर्मदा का मुद्दे के साथ थोड़े जुड़े हुए थे, उनके कॉलेज में भी भाषण रखते थे। फिर एक दिनोबेली कॉलेज है यहाँ जेजुइट्स का, वहाँ बम्बई से बहुत जेजुइट लोग भी काफ़ी आंदोलन से आते जाते रहते थे। इस तरह फिर मेरे जगह जगह कॉलेजेस में बहुत कांटेक्ट हुए, जगह जगह अपना मुद्दा लेकर रहो। फिर ये पूना के पत्रकार वगैरह भी सारे दोस्त, घाटी में कुछ न कुछ होता ही रहता था, तो यहाँ आके तुरंत उसकी खबर करो। संजय से खबर मिलती रहती थी। इस तरह से यहाँ एक समूह सा जुड़ गया। मुझे याद है 93 में बम्बई में अनशन हुआ, तो पूना से ऑलमोस्ट 50 to 60 यंग पीपल वर पार्ट ऑफ दैट स्टे इन मुंबई फॉर दैट। तो इट्स अ ह्यूज थिंग। मतलब नीरा ने मुझे ये भी कहा कि बम्बई में मराठी सुनने को नहीं मिलता यार, और तुम जब से आई हो यहाँ मराठी मराठी सब बोल रहे, क्योंकि द होल ग्रुप वाज फ्रॉम पूना कॉलेजेस।
सो दैट वाज हाउ द नंबर ऑफ पीपल वर एसोसिएटेड देन. फिर राष्ट्र सेवा दल का एक बहुत बड़ा ग्रुप था, पर राष्ट्र सेवा दल टुक लॉन्ग टाइम टू कम टू टर्म्स की नहीं होना चाहिए. फिर एक वक्त ऐसा हुआ था, मुझे साल भी याद नहीं है, पर मैं और संजय काफ़ी घूमे थे. सांगली, कोल्हापुर, मिरज, रत्नागिरी, सब जगह जाके अपने जैसे सोचने वाले लोगों को थोड़ी बातचीत करे, थोड़ा एक घाटी में क्या हो रहा है, व्हाट इज लेटेस्ट. कुछ लोग कुछ कुछ पढ़ते थे तो फिर बोलते हैं अरे वहाँ तो ये हो रहा है, क्योंकि गुजरात का भी प्रेस काफ़ी एक्टिव तरीके से उनकी बातें रखता था. तो फिर ये फॉरेन फंड का भी एक बहुत इशू था. मैं और संजय ने काफ़ी, हम दोनों महाराष्ट्र में घूमे थे. इस तरीके से वो ग्रुप बढ़ता गया और मुझे लगता है मैं इतना महाराष्ट्र कभी नहीं घूमी होगी जितना ये नर्मदा के कारण, मतलब छोटे छोटे गांव तक गई इसलिए. तो महाराष्ट्र वॉज द राइट थिंग फॉर द सपोर्ट ग्रुप, इसलिए कि धरणग्रस्त महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़े बांध हुए हैं और लोग विस्थापित भी हुए, इसलिए धरणग्रस्त का मुद्दा यहाँ जल्दी अपील होता है. पर दूसरी बात ये भी थी, विकास की संकल्पनाओं में मुद्दे थे कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा. और कोऑपरेटिव सोसाइटी का जाल था ना पश्चिम महाराष्ट्र में, तो गन्ना, तो वो तो बिना पानी के है नहीं और सबको लगता है समृद्धि उसी से आने वाली है. सो देयर वाज लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग ये थे उनके सामने कि पानी भी नहीं है तो पानी चाहिए, गन्ना भी होना चाहिए और तभी समृद्धि आएगी. और एक तरफ से वसंतराव पळशीकर, कहाँ भंडारदरा में ब्रिटिशों ने डैम बनवाया और कंपलसरी कैसे लोगों को गन्ना लगवाया और हमारे खेती को बर्बाद किया, इस तरह की भी रख रखाव करने वाले. और वो भंडारदरा से ही शुरू करते थे हर एक भाषण उनका. तो वो था. और थोड़ा मेधा की अपनी पर्सनालिटी का प्रभाव महाराष्ट्र में बहुत जबरदस्त रहा है, इसमें कोई शक नहीं. उसको मानने वाले भी बहुत थे. और मेधा गेव कंप्लीट एक मॉडल ऑफ त्याग, दॅट काइंड ऑफ अभ्यास, त्याग मूर्ती असं ते होतं. आणि there is no doubt about that. But so one person really saw in her everything that young person wants to see in the leader. So that also was there. So that is how the support group grew. And I had always in back of my mind that paper I told, Sahayogi, Samabhavi. I don't remember that, but I'm really still want to know where is that paper now. That document was very interesting because actually support group का जो structure कैसे हो ना, उसका ही वो एक document था कि कैसे लोग जुड़ सकते हैं आंदोलनों में अलग अलग स्तर पर रहकर भी. Probably at some level मेधा के भी दिमाग में शायद वो होगा या लिखते समय भी होगा, इसलिए उसने वो उसी तरह की रचना कई जगह जाकर की. हैंड रिटन बाय बी डी शर्मा जी, और वो हिंदी में था, ये भी मुझे याद है. पर बाद में मुझे मेधा ने कहा कि नहीं वो तो मैंने लिखा था. मैंने कहा मुझे मालूम नहीं किसने लिखा था, पर मुझे वो शर्मा जी के हस्ताक्षर में, क्योंकि उनका एक अलग, मुझे अभी भी उनका हस्ताक्षर बिल्कुल याद है, ऐसा छोटा छोटा सा था. तो मैंने कहा मैंने तो उधर ही पढ़ा है. और इसलिए एक सपोर्ट ग्रुप का एक ऑर्गेनाइजेशन, ये बिल्कुल खासियत है नर्मदा आंदोलन की, सपोर्ट ग्रुप की. पर बाद में मुझे पता चला कि समाज परिवर्तन समुदाय के जो लोग हैं, SR हिरेमठ, उनकी हरियर पॉलीफाइबर्स की जो लड़ाई थी तुंगभद्रा रिवर पोल्यूशन के खिलाफ, वो मेरे ख्याल से शायद थोड़ी पहले थी. और उनका भी वही आइडिया था, सपोर्ट ग्रुप, पत्रकारों का एक ग्रुप. ज्योतिबाई देसाई उनके मेंटर थे, तो वो शायद उधर से भी कुछ आया हो. पर मुझे लगता था कि सपोर्ट ग्रुप ये खास नर्मदा की एक सभी आंदोलनों के लिए एक खास देन है, सो हाउ टू मोबिलाइज पीपल फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप. अभी सपोर्ट ग्रुप का अपने आप में बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आती गई, क्योंकि क्या होता था, सपोर्ट ग्रुप का काम कैसे हो उसको लेकर भी काफ़ी सवाल होने लगे. क्योंकि क्या रहा उसमें कि जो यहाँ रहते थे लोग, और जो खास करके कभी घाटी में कभी गए कभी नहीं गए ऐसे भी होता था,
तो उनके लिए कुछ कई बार ऐसे हो जाता था कि थोड़ा आदेश पालन हो जाता था, अपने आप में कोई काम नहीं। वहां कुछ आग लग गई कि यहाँ ये लोग, हम भी यहाँ लगे, अनशन करो, पत्रक निकालो, इस तरह करते थे, कलेक्टर को जाकर मिलो। मतलब सम पीपल डोंट लाइक ना कि एक एक्शन रिएक्शन की तरह अपना चल रहा है। तो फिर वो रहा कि हम भी कुछ इधर करने, हमने भी इधर के कुछ सवाल लेने चाहिए। पर क्या होता है हमेशा कि ये काम इतना ऐसा छोटा नहीं है, एक बार आप इधर के काम में गड़ जाओ तो आपका नर्मदा का सपोर्ट का काम ढीला ही पड़ता है, ये तो वास्तविकता है। हालांकि हमने फिर भी पानशेत धरणग्रस्त का पूरा सर्वे किया, और वो पानशेत सबसे पुराना डैम है यहाँ का, और उसके अभी तक पुनर्वसन नहीं हुआ है, वो सब हमने यहाँ हाईलाइट किया। पर एक बात रही कि इंडिपेंडेंटली यहाँ कुछ काम लेना और सपोर्ट ग्रुप, ये दो मिलजुल थे। क्योंकि मैं नर्मदा आंदोलन की जो गति थी ना, और जो क्राइसिस वहाँ आती थी, उसके लिए ऐसा काम नहीं चलता कि हम यहाँ का काम छोड़ दे, वहाँ का ऐसा नहीं हो सकता था। वहाँ कई बार जाना पड़ता था, अचानक काम आता था, तो इसलिए थोड़ा सा वो उसकी नेचर में कई बार लोगों को अटपटा सा लगता था। पर फिर भी मैं कहूँगी कि एक समय तो इतना पूना में माहौल था कि पूना की दीवारों पर कोई नहीं हटेगा, बांध नहीं बनेगा, इतना लिखा गया कि विजय परांजपे मुझे बोल रहा था कि लोग उसको पूछते क्या पूना डूबने वाला है क्या? नर्मदा अपनी दीवारें क्यों अपनी दीवारों को क्यों इतना रंग पोस दिया? तो रियली एवरीवेयर नर्मदा का स्टिकर या वो वॉल रंगा देना, इतना हुआ था। पर पूना के सारे दिग्गज यही थे, विजय यहाँ था, पलशीकर जी यहाँ थे, तो फिर वो बाद में नाना साहेब गोरे भी एकदम नर्मदा के हो गए थे। शरद कुलकर्णी भी काफी, मतलब शरद कुलकर्णी तो डे 1 से क्लियर थे। अनिल अवचट भी काफी एक्टिव था। इसलिए वो सारा पूना का माहौल में वो जब गया, और मैंने कहा ना कि पूना में एक प्रोग्रेसिव नाट्य रंग कला के लोग भी बहुत जुड़ गए थे। अब सुमित्रा भावे अकेली आई कि जिसने ये बनाया, पर अभी इवन अतुल पेठे इज वेरी कीन ऑन मेकिंग समथिंग अबाउट नर्मदा वगैरह, वो तो रहा है यहाँ का माहौल। पर इसमें धरणग्रस्त समिति का फुल फ्लेज सपोर्ट नहीं हुआ। धरणग्रस्त समिति में ऐसे हुआ कि जिनको अच्छा लगता था वो इंडिपेंडेंटली आके सपोर्ट करते थे। फॉर एग्जाम्पल भोर का जो ग्रुप था नीरा देवधर धरण का, वो लोग खुल्लम खुल्ला नर्मदा के इसमें आते थे। पर यहाँ भरत पाटनकर था ना, श्रमिक मुक्ति दल के, तो उनका नजरिया डैम की तरफ देखने का थोड़ा अलग था। उन्होंने कभी फुल फ्लेज धरणग्रस्त समिति को नर्मदा का समर्थन देने नहीं दिया। इसलिए वो एक, मतलब महाराष्ट्र में इतना बड़ा संगठन है, पर वो संगठन उसका नाम लेके नर्मदा के समर्थन में नहीं आया। अलग उसके ग्रुप आते रहे, पर धरणग्रस्त समिति के बैनर के नीचे से कोई नहीं आया। एक रहा, एक वास्तव चित्रण ये रहा, तो वो नहीं आए। पर बाकी पुणे में मेरे ख्याल से सपोर्ट ग्रुप वाज क्वाइट फुल ऑफ एक्टिविटीज। आई मीन हम लोगों ने ये काफ़ी सपोर्ट किया, पोस्टर्स, बैचेस निकालने, पत्रक। अब पत्रक की सर वो बांटते हैं ना पर्चे लोगों को, उसकी भी एक स्टाइल है। अपने बड़वाने में भी वैसे आते थे, पीले गुलाबी इस तरह के। एंड पुणे में पत्रक बिल्कुल एकदम as if you are reading some article, you know, like that पत्रक। पर मैंने ये देखा उस समय का भी प्रभाव, या कुछ हमारी सारी दिखने का भी होता है ना, लोग देखते किस प्रकार के लोग बांटते हैं, लोग बहुत सीरियसली पढ़ते हैं। और कई बार लोगों ने कहा है कि आपका पत्रक होता है ना, उसमें पढ़ने की बात होती है, ऐसा नहीं है कि वो ले लो थोड़ा सा बोल्ड लाइंस पढ़ो और फेंक दो। सो इट वॉज रियली, मुझे हमेशा लगा है कि हमारे पत्रक बहुत अच्छे होते थे, चाहे जबकि वो कोई लोग कहते थे कि तुम्हारा लेख ही होता है, पत्रक का होता है। पर मैंने कहा हमको बातें ही बहुत समझानी है भाई, हमको एक छोटा सा मुद्दा को लेकर हमको सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या हम सोचते हैं, बिजली का क्या सोचते हैं, ये सब
मतलब हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, इतना 2-4 बोल्ड लाइन में हमारा पत्रक हो ही नहीं सकता पढ़ के। मतलब हमारा ये उद्योग ही रहता था। अलका चौक पे हमारा ये रेट था कि 1 घंटे में 1,000 पत्रक जाते हैं, ऐसा हमारा उधर का रेट है। तो आज भी मेरे ख्याल से रिकॉर्ड है कि नर्मदा का पत्रक कई लोगों ने रखा है अपने पास, फेंका किसी ने नहीं है। दोनों बात थी उसमें कि एक पब्लिसिटी भी नर्मदा आंदोलन को वर्तमान पत्र में बहुत थी। आप देखेंगे लोकसत्ता, सकाल, बहुत आर्टिकल्स नर्मदा के आते रहे। मतलब दैट्स क्रेडिट ऑफ कोर्स गोज टू, पत्रकार भी बहुत थे और मेधा का अपना भी कथन, मतलब बहुत इधर उधर जाकर घूमती थी। तो उसको लेकर भी एक इशू ना जीवंत, इसलिए फिर वो उस माहौल में बहुत कुछ काम सक्सेसफुल भी होता गया। लोग सब कुछ पढ़ते थे नर्मदा का, सिग्नेचर कैंपेन्स हो, ये हो। It was really, we felt that with great conviction people signed and we also took their signatures. मतलब बहुत सीरियसली we used to pursue, वोट कलेक्टर को लेके जाना, हजारों उसकी जीरोक्स मारना, क्योंकि हमको 3-3 मुख्यमंत्रियों को भेजना और एक सेंट्रल को भेजना, ऐसा काफ़ी चलता था। मेरे ख्याल से काफ़ी चर्चा सत्र भी पूना में कई बार हुए कंपेयर टू अदर टाउन्स। इस तरीके से पूना सपोर्ट ग्रुप का रहा काम। पूना में जो ज़्यादा करके डिबेट चली ना, उसमें वो बहुत था कि तुमको क्या चाहिए फिर अल्टरनेट विकास की, तुम्हारी धारणा क्या है? तुम आदिवासियों को म्यूजियम में बिठाओगे? उत्तर देते देते आदमी थक जाता है ना, तो कुछ ज़्यादा ही कड़वाहट में हाँ हम ऐसे ही चाहते हैं, मतलब वो एक रिएक्शन आती है ना। तो मुझे याद है कि जैसे कुसुम कर्णिक है, शी वॉज कंटिन्यूस सपोर्टर ऑफ एनबीए। और भी कुछ मुझे उसमें ज़रा वो प्रवृत्ति ज़्यादा लगती है कि हर चीज़ ट्राइबल्स की थोड़ी सी गौरवान्वित करने का उनकी, इसलिए भी कभी कभी लगता था कि मतलब कम्युनिटी लाइफ का एहसास, ये वो बातें सोचने की समझने की ज़रूर है, पर आज का उनका जीवन ये बहुत अच्छा है। इस तरीके की बात भी रखना गलत है। उनकी मटेरियल लेवल पर उनकी वंचितता भी बहुत ज़्यादा है और उसकी भी हमको सोचनी चाहिए। एक तो दूर होने के बाद ना, घाटी से दूर होते हैं हम, तब ये सवाल थोड़ा कभी कभी अखरता भी है, क्योंकि कभी कभी ये भी लगता है कि हाँ हमारे पास भी कुछ उत्तर होना चाहिए इसका। अब उसका उत्तर अलग अलग हो नहीं सकता है। हम लोग अन्ना हजारी का बात करते थे, या औरंगाबाद में अड़गांव करके गांव है, उनकी बात करते थे, पर फिर भी हमारे पास एक अच्छा उत्तर फिर भी नहीं होता था, क्योंकि वास्तव में वाकई पूरी व्यवस्था नहीं बदलती तब तक हमारे ये ऐसे छोटे छोटे मॉडल कोई उसका जवाब नहीं है। पर मुझे एक बात बहुत लगती थी, क्योंकि मुझे उस आदमी के बारे में बहुत आदर है, और वो था मोहन हीराभाई हीरालाल। वो बहुत अच्छा दोस्त है हम सबका। पर वो मुझे हमेशा लगता था मोहन क्यों नहीं आता नर्मदा की स्ट्रगल में। मतलब वो बहुत ही शुरुआत में कभी आया होगा, बाद में वो ज़्यादा करके अपने ही काम में व्यस्त रहा। उसका आज देखो तो उसका बहुत ही बड़ा काम हो गया है, पर एक ग्रुप ऐसा रहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ये भी लगा कि डॉक्टर बंग वगैरह भी, मतलब नॉट दैट उन्होंने विरोध करते, ऐसा तो कभी नहीं होता, पर ऐसे एक एक्टिवली सामने आए ऐसे मेरी निगाह में नहीं है। महाराष्ट्र के जो खास नाम है उसमें डॉक्टर बंग कभी जुड़े नहीं। हालांकि वो बिल्कुल ठाकुरदास जी बंग तो पूरे ही मतलब नर्मदा के समर्थन में आने वाले थे। तो मुझे लगा कि लोग ऐसा क्यों सोच रहे, क्योंकि हमारे पास विकल्प नहीं, इसलिए ये लोग हमारे से दूर रहते हैं थोड़ा। वास्तव में ये शायद नहीं होगा, कुछ उनका अपना ही काम होगा। और क्योंकि दैट पीरियड इज ऑल्सो, अगर हम देखें तो उनका भी उनकी एक काम का बिल्ड करने का पीरियड था। दूसरी बात मुझे नर्मदा सपोर्ट ग्रुप की बात में कहूँ कि आपका संगठन होना जरूरी नहीं था। हाँ, अगर आप एक अच्छे व्यक्ति हैं तब भी आप सपोर्ट ग्रुप कह सकते थे। और ये कई लोगों को, उनके लिए बहुत आश्वस्त करने वाला मुद्दा था कि अरे यहाँ मेरे साथ 4 लोग हो
ऐसी कोई अपेक्षा नहीं करता। व्यक्ति का भी एक स्थान है। जैसे मेरे अभी ये जो सुमित्रा भावे की ये कलाकार लोग हैं, वैसे एक प्रकार से वो व्यक्ति विशेष पर है। पर कई विद्युत भागवत है, ये सब व्यक्ति के हिसाब से आगे। अब छाया उनके साथ साथ मारिया मिस का भी, वो भी जब भी महाराष्ट्र में आती थी तो एक बार नर्मदा की घाटी में तो जाकर आती थी। और पूना में व्यक्ति के तौर पर जुड़े हुए ज्यादा लोग थे। संगठन में ऐसा हुआ, कोई ट्रेड यूनियन सपोर्ट के लिए बड़ा प्रोग्राम हो तो आते थे, पर ऐसा घाटी में कोई आए है ऐसा नहीं रहा। घाटियों में कौन गए? जनरली नॉट वेरी वेल ऑर्गेनाइज ये थे, वही लोग घाटी में जाकर गए। समता आंदोलन का ग्रुप था, राष्ट्र सेवा दल का दूसरी जगह से ग्रुप आता था, पर फिर भी वो लोग राष्ट्र सेवा दल करके इतने नहीं थे, ऐसा मेरा ख्याल है। फॉर एग्जाम्पल बम्बई के छात्र भारती के लोग आते थे, पर पूना से छात्र भारती का ग्रुप याद है जब तक, कभी छात्र भारती का ग्रुप सुभाष अपने आप आएंगे, पर वैसे ग्रुप करके नहीं आए थे। तो ये भी एक कमी बोलो या ताकत बोलो, पर ऐसे व्यक्ति लोग ज्यादा नर्मदा में जुड़े थे। और उसका कारण मुझे ये लगता है कि नर्मदा आंदोलन ने ना राजनीति का लिए भी एक वैकल्पिक ये रख दिया। मतलब राजनीति करना मतलब ट्रेड यूनियन, पॉलिटिकल पार्टी ऐसे नहीं रहा। राजनीति करना मतलब ये विकास की अवधारणा को बदलने की एक आंदोलन, ये भी एक राजनीति है। इसका मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंटेलिजेंस या मध्यम वर्गीय को इसका एक आकर्षण लगा, बिकॉज दे वर लिटिल स्केर्ड ऑफ ट्रेड यूनियनिस्ट एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टी। तो मुझे कई बार लगा है कि ये व्यक्ति लोग ज़्यादा जुड़ने का ये भी एक कारण है। उनको लगा कि हाँ, ये एक साफ सुथरा मूलभूत सवाल उठाने वाला एक राजनीतिक आंदोलन है। और मेरे ख्याल से ये उसकी सबसे बड़ी ताकत भी रही है कि पीपल फेल्ट एट ईज टू जॉइन। हालांकि ये था कि जो आंदोलन कहता था जीवन शैली बदलने की बात, वो जरा मुश्किल लगी होगी लोगों को। सपोर्ट ग्रुप का जो चक्कर था कि काम कैसे करे, आदेश आने के बाद करे, रिएक्शन के तौर पर बात करें, इसके ऊपर हम लोगों में काफी चर्चा होती थी। अब पूना में थोड़ा सा ये रहा कि मेधा हमेशा आती थी, तो ये सारे दिग्गजों के साथ काफी चर्चा हम लोगों की होती थी। नाना साहब के साथ, बसंतराव जी, विनायकराव कुलकर्णी, इनके साथ हमेशा ये रहता था कि आंदोलन कैसे जा रहा है, कौन सा मुद्दा आगे ले जाना चाहिए, ये वो। ज्यादा करके मैंने ही समन्वय समिति में पार्ट लिया है। तो समन्वय समिति का जो क्या चिंता हुई, वहाँ क्या सोचा गया, ये जब मैं यहाँ आके काफी नैरेट कर देती थी, तो तब थोड़ा लोगों को लगता था कि नहीं, वी आर पार्ट ऑफ सम डिसीजन मेकिंग। पर उसमें थोड़ा मुझे ये लगता था कि मराठी में बोलते ना, काळ काम वेग, तो एक समय का, काम का और स्पीड इतना हड़बड़ था ना, मतलब अपने उधर के घाटी के क्षेत्र में, कि कई बार उसकी यहाँ कैसे था, काम करने की आदत में लोगों को थोड़ा सोच के काम करने की आदत थी। वहां तो फटाफट निर्णय लेके बढ़ते थे आप लोग, कंटिन्यूअसली एक एक्शन का दौर चलता रहता था। तो यहाँ उसका कभी कभी उतना समय नहीं मिलता था, तो कभी कभी लोगों को लगता था ये तुमने ये कैसे कर लिया। पर सबसे बहुचर्चित ये रहा, डूबेंगे पर नहीं हटेंगे। ये सपोर्ट ग्रुप में काफी इसके ऊपर ये हुआ कि इस तरह डूबना चाहिए या नहीं। पर वो मेरे ख्याल से नेचुरली वो बहुत ही बड़ी बात थी, और वो शायद पूरे हिंदुस्तान के नर्मदा के लोगों ने सोचा ही होगा कि इसके बारे में क्या करना चाहिए। कैसा रहा ना, मेधा के जो अनशन होते थे, तो अब हम कुछ पाने के लिए तो अनशन करते हैं ना, इतना ऐसा तो कोई दूसरे के मन का मैल निकल जाए इसकी राह देखने के लिए हम अनशन नहीं करते थे। तो ये भी एक रहा कि इस तरीके के अनशन कभी सफल नहीं होते। गांधी जी ने अनशन ऐसा नहीं किया था कि ये डील, मतलब ये देंगे तो वो करेंगे, इस तरह का आपका लगता है कभी कभी। ऐसी भी चर्चा विशेषता पळशीकर का ये काफी रहता था। और मुझे याद है कि डूबेंगे पर हटेंगे नहीं में मेधा डूब कर मरना है तो मरना चाहिए, इस तरीके का खुला आर्टिकल वसंतराव ने ही लिखा था।
मतलब उनका ये था कि इसमें धमकी की भी बात नहीं, ये सच्चाई है तो होनी चाहिए, मेधा की आहुति उसमें होनी चाहिए। तो उसको लेकर, और उनका कहना था कि तुम लोग मतलब सच्चे नहीं हो ना, तुम लोग उसका भी राजकारण कर रहे हो कि ये करने से धमकी है, फिर प्रेशर बढ़ेगा, फिर हमको ये मिलेगा, ऐसे वैसे। तो ये प्रकार, इस प्रकार के भी एक प्यूरिटर्निकल एक सत्याग्रह उसको लेकर होती थी। समन्वय समिति में मेरे ख्याल से मैं ही कुछ दिनों तक आंदोलन का रिप्रेजेंटेशन करती रही, पर मैंने कभी मेरा समन्वय समिति का रोल एक सपोर्ट ग्रुप का रोल ऐसा नहीं सोचा। इसका कारण ये था, मेनी टाइम्स आई ऑल्सो फेल्ट दैट आई वॉज पार्ट ऑफ द घाटी and I was only communicating between Pune and Ghati. Compared to many support group people, I think I spent some more time in the Ghati itself also. That is the reason. Secondly, संजय पूना का होने से भी सपोर्ट ग्रुप के हिसाब में काफ़ी उसका रोल है। मतलब संजय की पूरी घाटी के हर सवाल को लेकर लिखने की और उसकी बारीकियां बताने की स्टाइल और समझ दोनों, उससे भी एक पूना सपोर्ट ग्रुप को काफ़ी सपोर्ट मिला। मेधा भी मेरे ख्याल से बहुत ही बार पूना आती थी, ऐसा मुझे लगता है अब लुकिंग बैक। दैट टाइम वी डिड नॉट फील इट, दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू सम, दिस इज माई फीलिंग दैट शी हैड वेरी ऑफन विथ पुणे ग्रुप। दैट इज हाउ आई सी, आई डोंट रिमेम्बर मच मोर। या साधना, वी विल कंटिन्यू लेटर, पर मुझे एक सवाल है ना, ये जो तुमने बात कही वेरी सिग्निफिकेंट, आई हैव फाउंड वन पॉइंट। तुमने कहा कि एक इंडिविजुअल्स को एक लगा कि एक शुद्धता और एक रोल भी, कि इंडिविजुअल को जरूरी नहीं है कि संगठन होना तो इसमें जुड़ सकते हैं। पर महाराष्ट्र हैज अ वेरी लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ एवरीथिंग, ट्रेड यूनियंस, संगठन्स, एज यू सेड। उसमें तुमने दो बताए, एक बाबा अढ़ाव और ये पूरा धरणग्रस्त वाला, और दूसरा सेवा दल, आई थिंक यू सेड। तुमने ये दोनों का बात में कहा कि वो इतना जुड़े नहीं, सेवा दल बाद में, तो व्हाट इज द रीजन व्हाई? एक ये था कि जैसे मैंने कहा, संगठन में पूरे दौर में आज तक धरणग्रस्त समिति का दूरिया ही रही। मेरे ख्याल से आज तक भी भरत पाटनकर का भी ग्रुप नहीं मानेगा कि नो डैम की या नो बिग डैम की भूमिका उनको पसंद है। उनका ये है कि पर्याय ढूंढेंगे, पुनर्वसन करेंगे, इस तरीके का है। उनके ग्रुप अलग अलग हुए, वो इंडिविजुअली अपने अपने आते थे, पर धरणग्रस्त समिति के बैनर के नीचे कुछ नहीं हुआ। छात्र भारती का भी वही रहा है और सेवादल का भी वही रहा है कि टोटल एज ए सेवादल बहुत ही लेट शायद वो आए होंगे। आज अगर तुम पूछोगी तो कई लोग बोलेंगे कि हम लोग जाते थे, और मेरे ख्याल से धुलिया का सेवादल का ग्रुप भी शायद अटैच्ड होगा। पर वैसे मैंने देखा कि सेवादल एज अ ग्रुप, इसका कारण ये है कि धरणग्रस्त समिति की इतना लंबा इतिहास यहाँ रहा है ना, तो उसको एक प्रकार से अगर बाबा अढ़ाव हाँ कहते ना, तो एकदम खुले दिल से सभी लोग वो भी आ जाते। तो मुझे लगता है उनमें वो एक बैरियर रहा। उस लिहाज से भाई वैद्य ने अपने एक पार्टी होते हुए भी व्यक्ति के हिसाब से भाई बहुत नर्मदा आंदोलन के समर्थन के हिसाब में रहे। जैसे मृणाल तई भी आज पार्टी, जनता पार्टी कोई खास आई ऐसा मुझे नहीं लगता महाराष्ट्र की, पर मृणाल तई हमेशा जुड़ी रही आंदोलन के साथ। वैसे छात्र भारती और सेवादल ये भी उसी तरह से थोड़े दूर दूर रहे। जहां तक ट्रेड यूनियन का सवाल है, तो कम्युनिस्टों का साथ हमारा जो है वो इस मुद्दे को लेकर कभी भी, मतलब उन्होंने किस पर हस्ताक्षर किए कि जो दमन चल रहा है घाटी में उसके विरोध में उन्होंने हस्ताक्षर जरूर किए। हमारी जो मेन डिमांड थी नर्मदा बचाओ आंदोलन की, उसको उन्होंने, धरण नहीं चाहिए, उसको उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया है, वो आज भी नहीं करते। उनका वो स्टैंड, पॉलिटिकल स्टैंड उस लिहाज में वो उनका जो है कि एक सेंट्रलाइज प्लानिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये खेती का एक विशेष विचार, वैसे ही उनका है। पर फिर भी दमन जब भी हुआ घाटी में,
उसके विरोध में उन्होंने सिग्नेचर किया। वो यहाँ के कार्यक्रमों में आते रहते थे कभी कभी, पर एज अ होल हार्टेड ग्रुप सपोर्ट उन्होंने कभी नहीं दिया है, और वो देंगे भी नहीं। अभी अपने को नंदीग्राम सिंगूर से पता ही चलता है कि उनकी भूमिका अलग रही। सेम वाज विद सीपीआई। और यहाँ एक लाल निशान पक्ष करके एक ग्रुप है, वो भी नहीं कभी किए, क्योंकि उनकी भी भूमिका एक मार्क्सियन लेनिनियन भूमिका रही है। पर उन्होंने ये कहा, दमन के विरोध में वो हमेशा हमारे साथ रहे। पर जब 93 में हमारा बड़ा अनशन हुआ था, तब कौन सी ट्रेड यूनियन आई थी अपने साथ? जो सोशलिस्ट ग्रुप्स ने चलाई थी, वो केमिकल मजदूर यूनियन, वो लोग आए थे, या दलित संगठन के लोग आए थे, या झोपड़पट्टी के संगठन के लोग आए थे। पर जो मान्यता प्राप्त बड़ी संगठन है महाराष्ट्र भर की, ऐसे वो लोग नहीं आए थे। वो सिर्फ सोशलिस्ट ग्रुप के एक आध दो यूनियन आए हैं। 93 में हमने जब वहाँ गए तो ठाणा में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यूनियन, जो सफाई कर्मचारियों की यूनियन है, उन्होंने क्या किया, मेरा भाई खुद मुझे मालूम है उन्होंने क्या किया होगा। संजय मंगो भी उस समय था। उन्होंने कहा हम सब आंदोलन में एक साथी है, इसलिए उन्होंने काफी अच्छी व्यवस्था की, सपोर्ट किया। बट वर दे रियली होल हार्टेडली विद द इशू? नो, दे वर नॉट। धरण के बारे में उनकी हमारे साथ भूमिका नहीं रही है, वो आज भी नहीं है। ये फर्क रहा ही है, मतलब ये मैं आज भी देखती हूँ। और इसलिए वो जो NAPM भी बना, तब समाजवादी जन परिषद कि तवा में सुनील उनके खास है, और उनका बड़ा स्ट्रगल भी है ही। पर फिर भी उन्होंने समाजवादी जन परिषद ने नहीं अपना साथ खास दिया। तो ये तो बात मैंने नर्मदा के बारे में देखा ही है कि NAPM में वो लोग शामिल हुए, क्योंकि वो एक व्यापक लड़ाई का अलायंस है। पर नर्मदा के इशू पर वो अपने साथ धरण के हिसाब से नहीं थे। मतलब एक डेमोक्रेसी को लेकर जो जो डिमांड थी उसके लिए वो तैयार थे, पर उनको ये इशू शायद उनको डाउटफुल रहा। ये मेरे ख्याल से उनकी आज भी यही भूमिका है। मे बी अभी बदली होगी, पर बदली होगी तो कैसी? अभी सेज मतलब अनेक दूसरे नाम लेके वही आ रहा है ना, जमीन पर हल्ला, इसलिए अब वो बदल गए होंगे तो हो गए। पर धरण क्या है, इट्स नॉट ओनली occupation like says, they see as one of the tool for the poverty elevation, as if at all. I mean, that is how they see. हम सभी के एक ही नजर में देखते हैं कि ये जमीन पर हल्ला, लोगों पर हल्ला, वैसा वो अलग करके देखते हैं। इसलिए आज सेज को बहुत जबरदस्त विरोध है, और सभी लोग मुखर होकर विरोध कर रहे हैं। वैसा डैम के लिए नहीं था। ये तो आज भी मेरे को लगता है। तो मैं हमेशा, मुझे लगा कि मार्क्सवादी लोगों के लिए और समाजवादी लोगों के लिए विकास की धारणा पहले से ही मेरे ख्याल से बहुत अलग नहीं रही है। मतलब आज भी मुझे लगता है कि एक आधुनिकतावाद भी उन्होंने बहुत, मतलब आधुनिकता और गांधी का विचार ये इकट्ठा उनके लिए नहीं जा रहे थे। इसलिए भी कभी भी बातचीत हुई तो पुनर्वास को लेकर आप क्यों नहीं लड़ते, मतलब हर बार बाबा आडवाणी के साथ मेरा यही बातचीत होती थी। और जब भी हम कहते थे कि ये पुनर्वास असंभव है, तब मुझे बहुत आश्चर्य लगता था कि वो कभी माने नहीं। जब भी मेधा आकर पुणे में इसको लेकर हम बोलते थे, जैसे कि दलित इश्यू को लेकर बोलते थे, तो कई बार ऐसा हुआ कि आप लोग दलितों के साथ क्या कर रहे। तो मैंने कहा कि ऐसे नहीं है कि उनकी भी रोजी रोटी जीना सब, भले उनके पास शायद जमीन न हो, पर उनके जो काम के तौर तरीके उनके साथ लिंक्ड है और वो भी जुड़े हुए। इसलिए मैं हमेशा उनसे भी मेरी बातचीत इंडिपेंडेंटली भी होती थी कि आप क्या सोचते हैं। तो ये भी सही था कि पूरी एक क्रांतिकारी सोच के साथ, समतावादी सोच के साथ आपका हिलना बैठना होता था क्या? तो व्यक्ति के साथ कभी होता होगा जो अपने मन से उनको एक बराबरी का स्थान देते होंगे, पर एज अ व्यवस्था
वो स्थान नहीं था, ये बात भी सही है। पर उनको जब भी मैंने पूछा कि फिर आप कैसे हैं, तो उनका यही सवाल था कि इनके साथ हमारा भी जीवन जुड़ा हुआ है, हमारी भी रोजी रोटी जुड़ी हुई है। तो ये सारा चक्र शायद उस वही होगा, एक फ्यूडल परंपरा से हावी होगा। पर ये बात सही थी कि हमारी जो व्यवस्था है शासकीय यंत्रणा, उसमें भी उनको कोई खास एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, या वो कर नहीं सकते थे अपने आप जाकर। तो कई कुल मिला के उनकी भी शायद प्रैक्टिकल सोच यही बनती होगी कि इस तरह जुड़े रहना अच्छा है। और फिर ये तो था ही कि हम भी विस्थापित हो रहे। मेरे ख्याल से एक निस्सरपुर में भी एक दलित महिला कार्यकर्ता थी, बहुत संघर्षशील महिला थी। वो कुछ दिनों तक रिजर्व पोस्ट को लेकर वो सरपंच वगैरह भी थी। पर उसमें वो बात नहीं थी कि इन लोगों के साथ हमारी रोजी रोटी जुड़ी है। उसका अपना ही एक ये था कि नहीं, हमको भी आंदोलन के साथ जुड़ना चाहिए, इतने लोग तबाह हो जाएंगे। शायद वो एक ग्राम पंचायत की व्यवस्था में होने से उसका विचार भी एक थोड़ा सा व्यापक तौर पर हुआ होगा। इसलिए मैंने कई बार ये मेरे कुछ अनुभव बाबा के साथ भी शेयर किए थे कि जैसा आप सोच रहे वैसा नहीं है। हाँ, पर हमारा मुद्दा आज ये नहीं है कि दलित प्रश्नों को लेकर लड़ना। हमारा आज मुद्दा है कि भाई इनकी पहले विस्थापन रोकना कैसे हो। तो फिर उनका ये कहना था कि इसका मतलब ये है तुम्हारे लिए कोई खास नहीं। तो मैं हमेशा कहती थी खास और न खास की बात नहीं है बाबा, आज की अर्जेंसी ये है क्योंकि वहां दीवार उठ रही है और हमारी रेस उस दीवार के साथ है। पर अब हमारी ये सोच में ही नहीं है दलित लोग, ऐसा सोचो तो मैं नहीं मान सकती। हालांकि ये जरूर था कि मुझे महिलाओं के सवाल को लेकर शायद मैं उस पर ज्यादा संवेदनशील थी, पर मुझे ये लगा कि कुछ हद तक उनको भी एक भीड़ ना उस लिहाज से देखा गया, या उनको पहले हमेशा आंदोलन मोर्चे में आगे रखना, ये सब बातें कभी कभी मुझे लगा एक स्ट्रैटेजी के तौर पर ज्यादा देखा गया है, महिलाओं के हक के समानी। पर दूसरी बात ये भी डिनाई नहीं करनी चाहिए कि आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ताओं में इतनी महिलाएं थी कि अपने आप में न चाहते हुए भी एक रोल मॉडल महिलाओं के लिए बन सकता था उस समय, और बना भी होगा। मुझे आई एम श्योर कि कुछ लड़कियां वहां होंगी जो आप लोगों की प्रतिमा उनके मन में रही होंगी कहीं ना कहीं, और वो बाहर निकली। तो ये भी बात नकारने वाली नहीं थी। पर एक खास महिलाओं का प्रश्न ऐसे देखा नहीं गया था, ये मुझे तब लगा। जहां तक 93 में बम्बई में बाबरी मस्जिद का ये हुआ और बॉम्बे में ब्लास्ट हुए, मेरे दिमाग से मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि हमने बहुत कुछ इसके बारे में सोचा। मुझे तब लगा जब लता ने ये कहा कि मैंने कई बार मेधा को कहा कि मेधा मैं आज ये काम नहीं कर सकती, बम्बई में क्या हो रहा है तुमको मालूम भी है। हालांकि थोड़ा सा निमाड़ क्षेत्र में मैं ज्यादा रही हूँ और वहाँ भाजपा का जोर रहा है, हमारे कई प्रमुख कार्यकर्ता भी उस पार्टी के थे, और तब उनसे जब बातें होती थी तब पॉलिटिकल पार्टीज को उन्होंने एक प्रकार से नकार दिया था और उनका अस्तित्व ही एक प्रकार से अमान्य किया था। फिर सीधी बात ये थी कि बाबा आमटे जब बम्बई में सारे प्रोग्रेसिव ग्रुप्स एक तरह से सहमे हुए थे, तब बाबा आमटे उधर वहां गए थे, जिन्होंने हिम्मत की और कहा कि मैं यहाँ रात भर रहने वाला हूँ, कुछ किसी को कुछ तोड़ फोड़ करनी है, किसी मुसलमान को मारना है तो पहले मेरे पर हल्ला होगा। तो ये उनकी अपनी एक ताकत थी। कसरावत से आए थे, वहां से उठकर आए थे वो। उनकी एक ये भी थी, मतलब वो मेधा में भी एक पर्सनल करेज की भी बाबा की हमेशा प्रतिमा रही है, और वो उनका एक वहां होना, ये एक बड़ी बात मुझे उस वक्त की याद आ रही है। जहां तक फिर से बैक टू समाजवादी विचार और दलित
इश्यूज को लेकर। तो महाराष्ट्र में इसको लेकर बातचीत रही कि विकास की अवधारणा कैसी चाहिए। विलासराव साळुंखे, जिनकी बहुत महत्वपूर्ण योगदान नर्मदा आंदोलन कर रहा है, उन्होंने बार बार आके कहा था कि ये विकास और इस तरह की खेती किसी काम की नहीं है। और उनका तो बहुत ही क्लियर मत था कि पानी का बंटवारा समन्वयी तरीके से होना चाहिए। पहले दिन से वो फुल सपोर्ट में नर्मदा आंदोलन के रहे हैं। उनकी भी बातचीत कई बार हुई बाबा आढ़ाव से, पर फिर भी मुझे अभी भी आश्चर्य होता है, पर उनको ये विकास की धारणा पर वो बहुत मजबूत रहे कि इसी तरह होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, लोग अपने आप काम करने लगेंगे वगैरह वगैरह। उनको जैसे पहले भी मैंने कहा, उन्होंने दमन के खिलाफ जरूर आवाज उठाई। जब भी नर्मदा में कुछ हुआ, बाबा आढ़ाव ने हमारे कुछ पत्रों के ऊपर सिग्नेचर भी किया, कुछ कई बार ना भी कही है, और मुझे स्पष्ट रूप से कहा है कि इसके लिए मुझे हमारी समिति के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी भूमिका नो डैम की रही नहीं है। अब शायद लोग ऐसा नहीं सोचते, उस समय इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा हुए। और दूसरी बात मुझे ये भी लगी कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम के जो दोष है वो भी उनको शायद दोष नहीं लगते थे। बड़ी सिस्टम सामान्य आदमी के बाहर की हो जाती है। सेंट्रलाइज सिस्टम हम सब के लिए एक एक्सपर्ट्स की दुनिया लाएंगी। उसको लेकर भी समाजवादी विचारों में कभी संदेह नहीं था। मतलब उनको लगा कि नहीं, ये तो मैं ऐसा सोच रही हूँ। पर श्रमिक मुक्ति दल में मैंने एक देखा कि अनंत फड़के, सुलभा ब्रह्मे, मतलब उनकी लेफ्ट की रही है, पर पहले समय से वो आंदोलन के सभी मुद्दों पर साथ है। और भारत से कभी बातचीत के लिए हमारी किसी की भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो बिल्कुल, मतलब उन्होंने हमेशा पर्याय ढूंढे, जो फिर जॉय और सुहास परांजपे की किताब भी निकली थी कि वो 100 मीटर पर कामयाब होंगे सभी कुछ। वो धर्मग्रस्त समिति में ऐसे अपने हिसाब से आंदोलन के यहाँ जुड़ते रहे, आते थे, पर समिति के साथ, समिति का बैनर लेकर वो नहीं आते थे। दूसरी बात ये भी रही कि जहां तक महाराष्ट्र के जिस तरह से पूना और बम्बई में एक उभार था ना, मतलब नर्मदा बचाओ आंदोलन का, उस तरीके की बात सातारा में थी, क्योंकि कोयना धरणग्रस्त अविनाश का ग्रुप वो लोग थे। फिर कोल्हापुर में मैंने कहा एक छोटा सा ग्रुप था, और बाकी फिर सांगली में भी हम जाते थे। अपने वोरा, डॉक्टर रविंद्र वोरा आंदोलन के समर्थक रह चुके हैं। बाकी के शहरों में इतना मुझे ऐसा नाम लेकर के व्यक्ति याद नहीं। मालेगांव, धुलिया तो खैर अपना एक प्रकार से क्षेत्र ही था धुलिया, इसलिए वहां तो स्वाभाविक ही था सभी उठ खड़े होना। यहाँ एक समाजवादी जो दूसरे गुट थे, अब जैसे समता आंदोलन का एक गुट था, समता आंदोलन के गुट में भी एक प्रकार से बीचों बीच ये थी, जैसे संजय मंगो, सुनीति, ये सब आंदोलन के साथ जुड़ गए। संजीव साने, मोहम्मद भाई खड़स, ये एक अलग सा ही ग्रुप रहा, ये कभी पूरी तरह आंदोलन के साथ जुड़े नहीं। हालांकि सारे बम्बई के कार्यक्रमों की जिम्मेदारी, मतलब वो परमिशन निकालना, ये निकालना होता ही है ना, खाना इकट्ठा करना, उसमें वो बहुत साथ रहे। मतलब उनके लिए ये था कि ये लोगों का आंदोलन है, भले हम लोग उससे पूरी तरह सहमत न हो, पर एक अपने साथी है कहीं ना कहीं, ये सोचकर वो लोग पूरी तरह उन्होंने मदद की। पर मैंने कहा कि बाबा आमटे का आप पूछिए कि बाबा आमटे जब ज्वाइन हुए तो बाबा के साथ तो उन्होंने मेरे ख्याल से 89 में ही आनंद वन में एक विचार गोष्ठी हुई थी, जब देश भर के कई लोग उसमें शामिल थे, और तभी से उन्होंने बड़े बांध का विरोध की बात की थी, मतलब सहमति थी एक प्रकार से। इसलिए बाबा आमटे का आना आंदोलन के साथ, मतलब जैसे बाबा आमटे के चाहते, मतलब केवल फैन क्लब नहीं मैं बोलूंगी, पर एक प्रभावित भी, जैसे पीएल देशपांडे, उसके बाद हमेशा पुल और सुनीताबाई ने आंदोलन के लिए सहमति दी है। तो इस प्रकार के जो लोग थे वो साथ में रहे। पर मैंने ये नहीं देखा कि महाराष्ट्र के बहुत सारे संगठन आके जुड़े क्योंकि बाबा आमटे हैं। कई
व्यक्ति तो उनके साथ थे ही। हालांकि राष्ट्र सेवा दल के बहुत बाबा आमटे का प्रभाव उस पर बहुत है, पर फिर भी राष्ट्र सेवा दल एज अ ऑर्गेनाइजेशन नहीं कभी जुड़ा। बाद में बहुत देर से वो जुड़ गए। अभी बात आती है कि मैं जब यहाँ अंदर काम करने आई तो मैंने शुरुआत में हमेशा ही वो गांव में मैं बहुत घूमी, और मेरा घूमना ज्यादा करके निमाड़ में ही हुआ है। और वो ब्राह्मण गांव से लेकर फिर निसरपुर तक तो मैं जाती थी, कई जगह जाती रही आती रही। और जहाँ तक मैं जाती रही, मेरा पूरा काम एक यही था कि एक स्थानिक लोगों के, विशेष करके महिलाओं के साथ बातचीत करना। अपने कुछ न कुछ कार्यक्रम होते थे, उसकी थोड़ी सी डिटेल्स को समझाना, और आगे के कार्यक्रम में किस तरह जुड़ेंगे या क्या होगा, ये बातचीत करना, ये मेरा प्रमुख काम रहा। ये तब मैं तब एक प्रकार से कहो तो बहुत करीबी से अपने गांव देख रही थी। तो मेरा काम निमाड़ के क्षेत्र में ज्यादा करके ये घूमना फिरना और महिलाओं का संगठन, और फिर जहाँ तक कि बैठक होती थी अपने बड़वानी के कार्यालय में, कुछ महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं की भी कभी कभी बैठक हुई है। उसमें ये नहीं था कि कौन लोग बैठे कौन लोग नहीं बैठे, सभी जो है वो थे उसमें। और मैंने तब ये देखा है कि जो घाटी के विशेष कार्यकर्ता, उन दिनों में भी एक निराशा का स्वर कभी नहीं होता था। मतलब कुछ निकला नहीं। खरगोन में इतना 6 घंटा वो रास्ता रोको वो ब्रिज पे किया था, और कुछ खास उसमें हासिल भी नहीं हुआ था। पर फिर भी जब हम आते थे तब बातचीत करते थे इसमें क्या मिला या क्या नहीं मिला। तो एक ये था कि हम सभी जगह से आवाज उठानी चाहिए, भले उस वक्त कुछ मिले न मिले। जगह जगह कार्यक्रम करो और एक पूरा माहौल समाज को एक चर्निंग कर दे, इस प्रकार की उनकी शायद उसमें ये रही होगी। पर मेधा का अनशन, खैर पहला अनशन हुआ था बम्बई में, अरुंधति ध्रुव भी अनशन पर बैठी उन दिनों में। हर बार का एक तात्कालिक मुद्दा हर कार्यक्रम के पीछे होता था, पर ओवरआर्चिंग वही डिमांड थी कि रिव्यू होना चाहिए। उसके बाद जब हम फेरकुआ में आए तब मुझे वो प्रोग्राम मन से अच्छा भी लगा कि हमने शपथ ली थी अपने बड़वानी के राजघाट से पानी हाथ में लेकर। प्रोग्राम वो बहुत सुंदर था। पर मुझे ये भी याद है पीछे यहाँ कुछ लोगों का ये कहना था कि आप लोगों को कभी लगा नहीं कि ये प्रोग्राम कुछ एक धार्मिकता की ओर झुके हुए हैं। हालांकि मुझे कभी उस समय ऐसा लगा नहीं, क्योंकि बहुत सुंदर लगे वो सिंबॉलिकली। मैंने कहा जहाँ के लोगों के साथ हम काम करें उनके लिए उस नदी का अपरंपार महत्व है, उसके साथ कुछ जुड़ा हुआ शपथ लेना ये महत्व रखता है। फेरकुआ का पूरा जो रहा, उसके पहले हरसूद हुआ था, और हरसूद रैली में भूमि सेना, श्रमजीवी संगठना और कष्टकरी संगठना के ब्रायन वगैरह, वो भी बहुत सारे लोग हरसूद के मेले में आए थे। और हरसूद का पूरा मतलब वो पहली बार इतना जबरदस्त विकास के नाम पर विरोध करने वालों का आंदोलन हुआ था। वो 88 से जो मेरी संवाद यात्रा से शुरुआत हुई, तब से लेकर शायद मैंने ये हर एक बड़े इवेंट में 94 तक उसमें रही हूँ, और उसी में शायद बड़े बड़े प्रोग्राम ज्यादा हो गए थे। 93 का तो जून का डूबेंगे पर हटेंगे नहीं, अगस्त में जल समर्पण के बाद, वो बहुत महत्वपूर्ण और बहुचर्चित प्रोग्राम है। फेरकुआ के बाद वर्ल्ड बैंक ने रिव्यू मान लिया था। मेरे को याद है हम लोग छोटी कसरावद में बहुत बड़ा प्रोग्राम भी हुआ। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने जब विड्रॉ करने की सोची थी तब 93 में के पहले डूबेंगे पर हटेंगे नहीं, उसको लेकर भोपाल में समन्वय समिति की मीटिंग हुई थी। और समन्वय समिति ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म या बोलो कि उसका नाम समन्वय समिति था, पर कुछ हद तक
वो एक लूज ही, पहले से एक लूज ही समिति थी। पर जब जो हम लोग उसमें थे ना, उनके लिए वो एक बहुत बड़ा मंच ऐसा था समिति की, जहां निर्णय प्रक्रिया होनी चाहिए और वो निर्णय मान लेने चाहिए आंदोलन ने। तो मेरा ये था कि समन्वय समिति की जो विचार जहां प्रकट होते हैं तो उस विचार को लेकर ही निर्णय हो। पर कई बार ये भी रहा है कि समन्वय समिति में कौन हो या कौन नहीं है, इसका कभी भी ढांचा नहीं रहा। हालांकि मुझे लगता है कि आप जो लोग थे, आलोक, यू, श्रीपाद, संजय, ये सब पूर्णकालीन कार्यकर्ता थे और एक प्रकार से कोर जिसको बोलते हैं वो थे। पर उसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जगन्नाथ भाई, सीताराम काका, यहाँ केशव भाई, नूरजी भाई, गिरीश भाई, ईश्वर भाई करके थे, वो भी आते थे, रोहित वो भी थे। फिर भी ये रहा है कि समन्वय समिति में कौन कब आए वो कभी तय नहीं हुआ। और इस कारण आगे चल के ऐसा भी हुआ कि समन्वय समिति की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग एक निर्णय लेने वाली कमेटी का मेंबर होते हैं, तब हमको कैसे होता है कि नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां कुछ डिसीजन होगा। उस प्रकार का फील बाद में रहा नहीं। तो फिर लोग जैसा अपने पास समय हो वैसा देखकर कभी समन्वय समिति आए गए, इस तरीके का हुआ। और समन्वय समिति में कौन हो, मेरा आज भी वो कहना है, मेधा के प्रभाव से जुड़े हुए लोग आते थे और मेधा का प्रभाव तो हम पर हावी था ही और वेरी स्ट्रेनली, पर आज भी मुझ पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। मतलब मेरा आज एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब मुझे मेधा की याद नहीं आती, एक दिन भी नहीं। तो ऐसा भी हुआ है कि कई बार एकदम अचानक से यंग यूथ आते थे और फिर वो भी कुछ बात करते थे। अब ये नहीं है कि उन्होंने बातचीत नहीं करनी चाहिए, पर मुझे ये लगता था कि पहली स्टेप्स देखी हुई नहीं है, पहले हमने क्या किस लिए किया वो सोचा नहीं है, वो भी आके अब अचानक जुड़ने लगे। और फिर जो मेधा कहती है उसके लिए वो बहुत मोहित मतलब होकर कि हाँ हाँ वैसे होना चाहिए। इस बात को लेकर बहुत मेरे को बहुत अटपटा लगा। और ये एक मीटिंग मुझे बम्बई की इस प्रकार की याद है। उस मीटिंग को लेकर मैंने भी कहा कि ये मतलब मुझे उनको नहीं नकारना है क्योंकि वो तो खैर आए हैं, आंदोलन के नए साथी बनेंगे, अच्छी बात है। पर मैंने कहा ये इस तरीके से जब हर कोई आता है और निर्णय में शामिल होता है तो एक समा भी हो जाता है ना कि हाँ इतने सारे लोग हाँ कह रहे तो अब हाँ ही होनी चाहिए। तो जैसे मेधा का अनशन, कि अनशन में सभी होते थे हमेशा। वी हैव मेड इट अ पॉइंट कि एक आदिवासी व्यक्ति हो, निमाड़ का व्यक्ति हो, सहकारी हो, जैसे मेघनाथ बैठा था फेरकुआ में। फिर भी एक परिणामकारकता के लिए मेधा का अनशन करना बहुत जरूरी होता था। मतलब कई बार ये रहा है कि मेधा को ही हर बार क्यों अनशन करना जरूरी है क्या, पर वो कुछ ऐसा था कि तभी मीडिया भी बात उठाता था। अब ये व्यक्तिवादी प्रभाव है ऐसा हमको भी लग रहा था क्योंकि वो ऑब्वियस ही दिख रहा था, पर उस प्रभाव से मुक्त कैसे हो, क्योंकि एक प्रकार से मीडिया ने भी ये बातचीत उठाना, उसको आगे लाना हमारे लिए बहुत जरूरी था। और इसलिए फिर मेधा का होना जरूरी है तो चलो भाई मेधा ही फिर से अनशन को बैठी। हालांकि एक प्रक्रिया के तौर से या ये मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। और अनशन के अलावा हम क्या करें, ये भी दूसरा बात था। जो अहिंसा और अहिंसा को लेकर की बात थी, पुलिस इतनी लाठी काठी चलाते थे, अरेस्ट करते थे, मारते थे, तो उसके सामने गांव में बुलडोजर आते थे, लोगों की झोपड़ी को उठाते थे। तो उस समय एक हेल्पलेसनेस भी आ जाती थी कि सरकार की आगे हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो कभी कोई आदिवासी ने पत्थर उठाया तो इतना क्या गलत किया, क्योंकि यहाँ उसकी आवाज भी नहीं कोई सुनता है, उसको देखता भी नहीं कोई, उसके फोटो भी नहीं निकालने वाला। तो वो कैसे उसकी आवाज बाकी जगह पहुंचे कि ये सब हो रहा है इधर। अपना वो रहमल की जो मौत हुई ना, तब
लोग मुझे कहते थे कि फिर वो हमने वो गिल्लो के साथ पत्थरबाजी गांव में लोगों ने की। तो मैंने कहा कि पर इतनी बड़ी हिंसा के सामने कुछ लोगों को गुस्सा आए और कुछ पत्थरबाजी उन्होंने की, तो उसको एकदम उसको तात्विक तौर पर हिंसा हिंसा के इसमें लेके जाना, ये भी कुछ सही लगता नहीं मुझे। और मैं ये कहूंगी कि हाँ गलती हुई, पर इसके लिए एकदम ही आंदोलन के तौर तरीके गलत हो गए। वहां की स्थिति में आदमी को गुस्सा आना स्वाभाविक है। टू व्हाट डू वी डू एग्जैक्टली। तब मुझे याद आया था कि ज्योतिबाई देसाई इस प्रकार का ट्रेनिंग लेते थे, डायरेक्ट एक्शन नॉन वायलेंस के साथ। खैर मैंने कई बार सोचा भी था कि हम लोगों को भी एक ट्रेनिंग लेनी चाहिए, खैर वो कभी हुआ नहीं था अपने यहाँ। जहां तक मैंने देखा मध्य प्रदेश में एक हमारा शासन के साथ नरम गरम रुख चलता रहता था, क्योंकि खास करके ये अपने चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह, उन्होंने सॉफ्ट भूमिका ली थी। फिर एस.सी. शुक्ला ने भी कुछ सवाल उठाए थे नर्मदा बांध को लेकर। मैं ये नहीं कह सकती कि पूरी राजनीति थी, पर उन्होंने कंपेयर टू, मतलब गुजरात सरकार हमको एकदम ही नंबर 1 लगती थी काले हिसाब से, पर महाराष्ट्र सरकार का पूरा मुझे कई बार लगता है रुख ऐसा रहा कि कुछ बातचीत भी मत करो और कुछ काम भी मत करो। हमको कुछ आशाएं थी, शरद पवार जैसे नेता है जिनका कुछ सोशलिस्ट के साथ कभी कभार कुछ रहा है, वो कुछ बातचीत से मानेंगे। हाँ ये था कि मेधा का अनशन हुआ तो बातचीत करने के लिए आते थे, पर अब लुकिंग बैक ऐसा लगता है कि वो एक इस तरह का लड़ाई रही कि वो चाहे कितना भी लंबा समय खींच सकते थे, और आंदोलनकारियों के लिए उतना लंबा समय खींचना ये मुश्किल होता जाता था। और एक प्रकार से ऐसा हो जाता, तो मैं कई बार कहती हूँ यार ये तो 3 साल में बदल जाएंगे, पर केशव और नूर जी कहाँ 3 साल में बदल जाएंगे, वो तो उनके लिए तो वही आंदोलन वही चल रहा है। तो एक समय जरूर आया था कि लगा कि आंदोलन की मोडस ऑपरेंडी भी कुछ बदलनी चाहिए क्या, पर और कुछ मार्ग उपलब्ध ही नहीं थे। और जब जल समर्पण की बात आई थी, घोषणा देने में ठीक था डूबेंगे पर हटेंगे नहीं, पर जब एक्चुअली ये करना है तो बहुत डरावनी भी बात लगती थी, क्योंकि उसका परिणाम क्या होगा, क्या पूरा देश हिल उठेगा, क्या लोग मरेंगे, तो इतनी बड़ी बात होगी कि सरदार सरोवर रुक जाएगा। पर और क्या कर सकते थे, और कितना दमदार स्टेप हो सकता था, पर वही हो सकता है डूबेंगे पर हटेंगे नहीं। यही मेरे को लगता है लुकिंग बैक कि उस स्लोगन में हम कुछ फंस भी गए और कुछ फायदा भी हुआ, पर कभी कभी अपनी ही स्लोगन का एक बोझ हमारे ऊपर रहा, ऐसा भी मुझे लगता है। जब 93 का जल समर्पण की बात हुई और 6 अगस्त का सारा माहौल, फिर केंद्र सरकार ने रिव्यू का वो किया था, इसलिए तब वो बाहर आई थी, तब मैं नवागाम में ही थी। तो रिव्यू को लेकर के खुशी भी थी, जैसे लगता था कि आंदोलन का एक बहुत बड़ा कदम हमारा उठा था, इसलिए वो जल समर्पण की क्रिया हुई नहीं। पर उसके बाद में महाराष्ट्र में कई न्यूज़पेपर में, मुझे याद है प्रकाश बाळ उसमें एक खास थे, इतनी उलट सुलट चर्चाएं हुई कि कैसे मेधा ने वो नाटक ही किया है और ऐसे कुछ हुआ ही नहीं। उसको लेकर बहुत दुख भी हुआ था कि तब मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मेधा की जो क्रेडिबिलिटी थी ना, मतलब उसको सब लोग मान नहीं रहे। ये मुझे उस वक्त पहली बार लगा। कुछ तो लोग ये भी कहने लगे, तुम मतलब मेरे अपने दोस्त थे, तुम लोग जो उसके भक्त हो इसलिए तुमको लगता है इट इज ऑल प्लान्ड, लाइक यू नो। कुछ ये हुआ कि मुझे पहली बार ये लगा कि लोगों माध्यमों के हिसाब से कुछ शंकाएं भी उठने लगी थी। और तब, और अभी भी शायद है मेधा के ऊपर वो कई लोगों का, कि मेधा को बहुत ज्यादा प्रसिद्धि
मिलती है वो सही, मतलब हाँ, वास्तव में कंपेयर टू अदर आंदोलन, हमारे आंदोलन को प्रसिद्धि बहुत मिली। उसका एक कारण ये भी मैं कहती हूँ हमेशा कि पर ये अंतर्राज्यीय था, केंद्र का भी कुछ हिस्सा था, इससे लेकर एक प्रसिद्धि का भी ये बढ़ जाता है। और दूसरी बात थी हमारे जो सपोर्ट ग्रुप्स थे जहां तहां, उन्होंने हर बार वहां कोई ना कोई एक्शन ली है, अनशन किए हैं, सिग्नेचर मुहिम चलाई है, पत्रक बांटे हैं, कई बार किसी मिनिस्टर की गाड़ियां रोकी है। उस एक्शन से भी मीडिया का एक आकर्षित हो जाना था। पर वो जो बातचीत हुई 93 के बाद, उस समय मुझे बहुत दुख भी होता था, बुरा भी लगता था, उनसे बहुत मैं नाराज भी रही और दुख भी हुआ, गुस्सा भी आया। पर उस समय मुझे ये लगा कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आज तक मेधा के ऊपर किसी ने डाउट नहीं किया है, और इन लोगों ने, और साप्ताहिक सकाळ में जो महाराष्ट्र में बहुत लोकप्रिय वीकली है, तो उसमें वो प्रकाश बाल ने ये आर्टिकल लिखा था, इसलिए एक चोट मुझे आई। पर दूसरी बात उसी समय बहुत ऊपर आई, ये नंदिनी तुम चाहो तो एडिट करो, चाहो तो रखो, जो भी है, पर एक इम्प्रेशंस के हिसाब से मैं रख लूँ कि अभी तक के आंदोलन के पूरे कार्यकाल में जो एक उसका कुछ एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए था, वो कभी हुआ नहीं था। इसलिए जैसे मैं पहली बार भी कह चुकी कि समन्वय समिति और उसकी भूमिका, तो समन्वय समिति का भी क्या भूमिका रही, एक लाउड थिंकिंग के लिए रही, पर हम लोग जो उसमें थे उन्होंने कई बार उसका परसेप्शन एक बहुत बड़े निर्णय लेने वाली समिति ऐसा लिया था। और ये भी होता था कि बहुत सारे लोग होते थे, इसलिए कई बार ये होता था कि अब ये बात इधर करें या ना करें, उसके लिए भी एक छोटे ग्रुप की जरूरत है, और वो एक स्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से कई बार हुआ। तो कुछ न कुछ स्ट्रक्चर होना जरूरी था। मैं ये नहीं विश्वास करती कि उसका रिजिडिटी हो या ये हो, पर एक निर्णय लेने की बातचीत के लिए एक कभी कभी बैठक लेना जरूरी था। दूसरी बात रही वो खेडूत मजदूर का जो ग्रुप था, वो एक अपनी अलग पहचान लेकर ही रहता था, पर वो एक प्रकार से आंदोलन का खास हिस्सा थे। उनको लेकर एनबीए का जो कोर ग्रुप और वो हमेशा चलता रहता था, और थोड़ी अनबन बोलो या मेथोडोलॉजी की ये बोलो तो वो रहता था। बाद में अपने भी कार्यकर्ताओं में, कोर ग्रुप के कार्यकर्ताओं में भी, जो शहरी कार्यकर्ता आप लोग जैसे थे, उनमें भी काफी अनबन उसको लेकर होती थी। पर वो छोड़ भी दो, फिर भी मुझे ये लगा कि समन्वय समिति की बैठकों के लिए कुछ खास स्ट्रक्चर होना जरूरी था। तो मुझे लगा कि वो स्ट्रक्चर और उसकी कार्य पद्धति नहीं होने से कभी कभी ये रहने लगा कि वो मीटिंगें होती है तो होती है, मेधा कभी आए तो ना आए, क्योंकि मेधा ने खुद ने उस मीटिंग को सीरियसली लेना ये हमारे लिए बहुत जरूरी था। अब ये भी गलत बात है कि वही नहीं आना इसलिए सब ठप, ऐसे भी तो अनडेमोक्रेटिक है एक प्रकार से। पर ये बात रहा कि चाहे मेधा का प्रभाव हर निर्णय पर ज्यादा रहा, और इसका एक कारण मुझे ये लगता था कि उसकी जो दौड़ भाग करना, पूरे देश स्तर पर संपर्क रखना, वहां से कुछ चीजें होना, इस कार्य का भी प्रभाव हम पर था कि हम उसको नकार नहीं सकते थे। हालांकि अब किसका काम महत्वपूर्ण है और किसका नहीं महत्वपूर्ण है ये अंतर करना बहुत मुश्किल है। जो घाटी में रहते थे उनका भी काम महत्वपूर्ण था, जो गांव में नूरजी भाई करते थे वो भी महत्वपूर्ण था, पर आंदोलन पर एक ओनली वन लीडर, इस प्रकार की मेधा की छवि मेरे ख्याल से अभी भी कायम है। और उसमें मैं ये कहूंगी कि जितना उसका रोल है उतना हम सभी का भी रोल है, क्योंकि एक नेता को इतना बड़ा करना ये हमारी भी उतनी ही गलती है। पर एक ये भी बात है कि उसकी क्षमता के साथ
हम उसका प्रभाव नकार भी नहीं सकते थे। और मुझे याद है कई बार तुम लोगों ने भी कहा है मुझे कि तुम लोग बातचीत क्यों नहीं करते स्वतंत्र, पर नहीं कर सके। बहुत लोग उसकी प्रभाव में थे और एक खुली बातचीत मेरे हिसाब से आज भी होना मुश्किल है। अब आप लोगों का अनुभव जो रहा है हो रहा है, पर उस वक्त की जो एक कोर ग्रुप के साथ और निर्णय प्रक्रिया को लेकर की बात आज भी हम खुले रूप से बोल नहीं सकते, जबकि अभी 8-10 साल तो हो ही गए होंगे उसके लिए, फिर भी आज वो प्रक्रिया मुश्किल होती है। और अब मैं जब दूर आई हूँ ना नंदिनी, तो मुझे वो और भी ज्यादा लगता है कि उसका प्रभाव वास्तव में बहुत बड़ा था। उसके बाद प्रक्रिया हमारी उसमें भी गड़बड़ हो रही थी कि एनएपीएम को लेकर भी बहुत चर्चा रही कि एनएपीएम का स्वरूप कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। और जो वो 4 साल सुप्रीम कोर्ट के स्टे के, वो हमने एनएपीएम की प्रक्रिया में डाले। मेधा ने वो नवनिर्माण को लेकर कई आश्रम अपनी जीवनशालाएं चली। हालांकि मुझे आज भी लगता है कि जीवनशाला को लेकर जो एक आदमी वहां बिल्कुल खड़ा होना चाहिए जिसको और कोई काम नहीं, वैसा जीवनशाला नहीं चलती है आज भी शायद। पर मुझे लगता है कि स्कूल चलाना, आश्रम शाला, जीवनशाला चलाना, ये बहुत बड़ा उपक्रम है जिसके लिए एक सतत आदमी, कमिटेड लोग चाहिए। और नहीं तो क्या हो जाता है, एक वो कार्यक्रम हुआ चला गया। दूसरा एक इश्यू था कि वो हमने वो बिलग्राम में वो ना लाइट माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट वगैरह, और हम उस जीवन को सुधारने के लिए ऐसे निर्माण के उपक्रम लेने हैं। और हमको लोग पूछते भी थे ना कि आप लोगों के पास अल्टरनेटिव्स क्या है वगैरह। पर फिर भी मुझे लगता है कि कुछ निर्माण कार्य के लिए सबसे अच्छी जमीन थी निमाड़, कि जहां इस प्रकार के खड़े रहने वाले कार्यकर्ता मिल सकते थे। पर मेरे हिसाब से अपनी पूरी जीवनशाला डूब के कारण कहो, इसलिए जीवनशाला भी उधर ही बनी। निमाड़ में कोई निर्माण का काम हुआ ऐसा मेरी समझ में नहीं है। जबकि मुझे लगता है कि अगर हमको इस तरह के मॉडल रखने थे तो निमाड़ वॉज स्लाइटली बेटर सिचुएटेड देन आदिवासी क्षेत्र। इस प्रकार से होता तो आज शायद खेती वेती को लेकर हम कुछ नया मॉडल उधर रख सकते थे। आज की जो स्थिति है उसमें शायद हमारा स्ट्रक्चर होता कुछ खास विंग्स या बोलो एक ऑर्गेनाइजेशन के, तो शायद ये काम में भी अभी भी अच्छे परिणाम निकल आते हैं, ऐसा अब मुझे लग रहा है। पर वो स्ट्रक्चर तो खैर है ही नहीं, तो अभी कोर्टबाजी चल रही है। अब उस तरीके का आंदोलन का नाम जरूर है, और पर वो आंदोलन मतलब कोर्ट वगैरह वगैरह चल रहा है, लोग कई इधर उधर भी हो गए हैं विस्थापन को लेकर। ये है। दूसरी बात मुझे ये रही कि कभी पूरी ग्राम पंचायत कभी आप अपने ताबे में आई, ऐसा निमाड़ में भी नहीं हुआ है और आदिवासी क्षेत्र में कई 1-2 जगह हुआ है। पर मेरे हिसाब से ऐसा नहीं हुआ कि पूरी ग्राम सभा के पंचायत राज के हिसाब में हम कभी प्रभावशाली रहे। मतलब हमने ग्राम सभा में वो ये करवा लिए थे रेजोल्यूशन, पर उस तंत्र का फायदा उठाया ऐसा मुझे लगा नहीं। और स्ट्रैटेजी के बारे में मैं कहूंगी कि मुझे लगता है कि हमारी ये स्लोगन ही हमारे पर जरा एक भार बन गई। पर आज भी मुझे लगता है कि हम और कुछ कर नहीं सकते थे। मतलब डूबेंगे पर हटेंगे नहीं, यही सबसे प्रभावशाली रहा अपना मुद्दा उठाने के लिए। जबकि ये इसको लेकर कई विवाद हुए, पर अब अनशन करना ये भी तो एक प्रकार से प्राण गंवाने वाली बात थी, क्योंकि अब अनशन तोड़ना किस बात को लेकर तोड़ते, तो बाद में अनशन भी कितने करे ये भी एक। और हर बार अनशन हो तो मेधा ही उसमें हो, ये चाहे व्यक्तिगत लगे पर उसकी वास्तविकता भी वही रही। मुझे लगता है स्ट्रैटेजी के हिसाब में अपने को सपोर्ट कैसा मिले ये सोचो, तो सपोर्ट ग्रुप्स की जो स्थापनाएं थी जगह जगह, ये बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी रही। ये गलत हो रहा है और ये पूरी व्यवस्था ही गलत है, ये कहने का अवसर नर्मदा की लड़ाई में बहुत लोगों को मिला कि, और एक मजबूर हुआ
लोग सोचने के लिए कि वास्तव में बड़े बड़े प्रकल्प या अवधारणाएं, इसको लेकर सवाल तो मन में सबके थे ही कहीं ना कहीं, पर पूरी विकास की धारणा को लेकर के सवाल खड़े करने की संधि नर्मदा बचाओ आंदोलन ने दी। जीवन शैली को लेकर खुद को सवाल करने की प्रक्रिया एक सामान्य मध्यम वर्गीय आदमी को नर्मदा बचाओ आंदोलन के इम्पैक्ट से हुई है। तो ये इस आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव रहा है कि एक न एक दिन लोग मजबूर हो रहे हर चीज को सवाल करने के लिए। बहुत बड़ी बात है कि इतनी दूर दराज तक हमारे नर्मदा की सोच का लोग आगे आगे सोचे। आई थिंक दिस जल समर्पण वाज अ वेरी सीरियस प्रोग्राम। उसमें और अरुंधति और कौन कौन थे, उनके साथ तुम रही होगी, क्योंकि वो उनका समय और कैसे जाता था और उनके साथ का तुमको याद हो कोई स्थिति कैसी थी, वो बता सकते हो? तुम्हारी मेमोरी क्या है? अरुंधति थी जल समर्पण केस में, और देवराम भाई थे। मेधा खुद तो थी ही। कोठी में हमारे साथ अरुंधति रहती, मतलब कुछ दिनों तक। देवराम भाई तो मेरे ख्याल से वो निमाड़ से ही, पर मतलब वो हम कोठी में नहीं थे, इतनी बात सही थी। मेधा भी नहीं थी। मैं और अरुंधति काफी दिन उधर रहे। और जब ये घोषित हुआ था अरुंधति का जाना, तो हम दोनों में बात होती थी। मैंने कहा कि अरुंधति दे तुम तो सोच लो, क्योंकि पर शी वॉज क्वाइट कन्विंस, जिससे कुछ और है ही नहीं। मतलब कई बार मुझे लगता था कि मेधा से भी ज्यादा अरुंधति एकदम विथ फुल फोर्स यूज्ड टू से। तो वो याद है। पर मुझे वो उसके साथ एक दुख तो मतलब ये कभी मुझे मन में डाउट नहीं आया कि ये लोग अपनी तरफ से कमियां रखेंगे जल समर्पण करने मैं मतलब ये इसलिए मुझे ज्यादा दुख हुआ जब बाद में आके मैंने ये सब पढ़ा ना। तो पर मुझे कभी भी डाउट नहीं रहा। हाँ, ये रहा कि कुछ बात बनेगी तो नहीं करेंगे, और करना भी क्यों ना। तो ये मुझे वहाँ की तब की याद है कि जल समर्पण के बारे में ये था। और बहुत मतलब उस समय ना एक चार्ज माहौल था, और एक दुख से हम लोग, कई बार ऐसा लगता था कि हम यहाँ कुछ मातम ज्यादा ही पहले मना रहे, कुछ हो इससे पहले ही। पर बहुत दुख से घिरे रहते थे और काम करते थे, पर मन में उचाटपन था कि सरकार तो कुछ घोषित नहीं कर रही है, जो होने वाला है सो होके रहेगा। और मुझे उस समय की उतनी याद है कि दुख ही बहुत था। मतलब बाकी कुछ सबसे आखिरी में जब हमने सोचा था ना अब कल से हम इधर उधर से जाएंगे, तो हमारा आखिरी खाना भी हमको सबको याद है कि बहुत सभी रोए थे। कैसे मिलेंगे आगे कुछ मालूम नहीं था। दोस्त लास्ट वीक वाज जस्ट लाइक दैट, यू नो, देयर वाज नथिंग। कुछ सोच के परे ही हो गए थे। मैं तो खुद सभी, मतलब एवरीबॉडी, भगवान भाई भी कहो, जबकि उनका नेचर ऐसा था, रमेश भाई का भी था कि वो मजाक भी उड़ा लेते। और गांव के आदमी में एक ये भी होता है ना कि हंसमुख ज्यादा, मतलब कुछ छोटी छोटी बात को लेकर भी वो टेंशन रिलीज करते थे, या पता नहीं उनको मतलब कन्विंस नहीं थे कि ये मरेंगे ही, जो मुझे लगता था। तो ये भी हो सकता था, पर दे रियली केप्ट कंपनी गोइंग। एंड आई रिमेम्बर, माई मेमोरीज आर ओनली दैट, नथिंग मोर देन दैट आई रिमेम्बर। उसके बाद की जो ये है वो मुझे याद है कि वो सत्याग्रह हो ना हो वो बात चलती थी, कॉम्पेंसेशन की बात होती थी, और लड़ाई भी खूब। जीवनशाला का भी निर्माण हुआ, बिलगांव का भी प्रोजेक्ट हुआ। पर उसके बारे में मुझे ये रहा कि ये भूमि ठीक नहीं है इस प्रकार के निर्माण के लिए। कई बार विशेष करके पड़शीकर जी का हमेशा कहते थे कि मेधा ने घाटी छोड़नी ही नहीं चाहिए कभी भी। अब जो है सो अब हमने कर लिया, अब जिनको कुछ और करना है वो घाटी में आके हमसे बातचीत करें, हम अब घाटी से नहीं निकलेंगे। जहाँ तक बात रखनी थी, मुद्दा रखना था, सब जगह रखा हुआ है। अब जो कुछ होना है वो इसी भूमि पर घाटी में ही होगा, इधर उधर घूमने की ये नहीं, ऐसा उनका ख्याल था। फिर बीच में एक रैली फॉर वैली, वो भी एक अरुंधति के रॉय के साथ हुआ।
रैली फॉर वैली में अरुंधति रॉय की भूमिका स्पष्ट थी, उसमें कोई नहीं थी, पर पूना में काफी प्रवाद थे उसको लेकर। तो मुझे अभी तक मतलब ये लगता है कि उसमें कोई गलती नहीं थी। शी वॉज वेरी क्लियर व्हाट शी वांट्स टू डू। और हम लोग अभी तक सपोर्ट ग्रुप का सपोर्ट ले ही रहे थे ना, उसमें ये एक और नया दौर, मतलब उसका एक अलग तरीका। तो उस लिहाज से फिर पूरी घाटी में भी एक प्रोग्राम बहुत चला और लोगों का भी अब प्रसिद्धि मिलनी तो वो जरूरी भी है एज ए स्ट्रेटेजी हमारे को लेकर। और तब मुझे याद है कि पूना से हम लोग काफी रैली फॉर द वैली में आए हुए थे। हालांकि हमने अरुंधति का एक प्रोग्राम ही पूना में करवाया था, भाषण भी रखा था, उससे काफी लोग प्रभावित हुए थे उसके भाषण से। और हमने वो किताब उसकी मराठी में निकाली थी, उसका प्रकाशन भी उसके हाथ से हुआ था। बाद में हाँ, रिपब्लिकन पक्ष को मुझे खुद को जरा थोड़ी सी शर्म आती है कि प्रकाश अंबेडकर आए हुए थे 93 के धरने में, अपने प्लेटफॉर्म पर आए हुए थे मुंबई में। आफ्टर ऑल ही वॉज द लीडर ऑफ वन पर्टिकुलर रिपब्लिकन पार्टी। पर जहाँ तक ख्याल है मेरा कि उनके साथ हमारी कोई खास विशेष बातचीत नहीं हुई। मुझे याद है कि वो एक 15-20 मिनट तो भी रुके होंगे उधर, और फिर वो मेधा से मिलके चले गए। मेधा ने भी कोई उनसे ज़्यादा बात रखने की कोशिश नहीं की। ये दो बड़े फैक्शन है रिपब्लिकन पार्टी के, रामदास आठवले और प्रकाश अंबेडकर। वैसे और भी है, पर ये दो मेजर फैक्शन है उनके। तो रामदास आठवले ने भी घोषित किया था, पर मेरे ख्याल से उसका इट वाज मच वेलकम, क्योंकि तब शायद उनकी पार्टी रिपब्लिकन विंग प्रभावी रहा हो। और मेरे ख्याल से ये रिपब्लिकन पार्टी का क्या था ना, उनकी जो गठ चलते थे, उसको लेकर भी ऐसा कभी लगता नहीं होगा कि ये कोई महत्वपूर्ण पक्ष है। रामदास आठवले का क्या था, वो तो ऑलमोस्ट कांग्रेस का बैकिंग से ही सब कुछ उनका चलता था। और प्रकाश अंबेडकर के बारे में उन दिनों में एक खास करके समाजवादी परिवार में भी एक गलत, मतलब ये था कि शायद ये भाजपा से थोड़े मिले जुले हुए हैं, या ये अपने नाम अंबेडकर के ग्रैंडसन होने की वजह का फायदा उठा रहे। ऐसा एक मिलीजुली प्रतिक्रिया थी, कोई स्पष्ट उनके बारे में सोच नहीं थी। तो उसको लेकर भी कुछ मनमुटाव हो। और ये तो मानना पड़ेगा कि पूरी बंबई में जो रहा आंदोलन का, ये उसमें एक ट्रेड यूनियंस और वो भी सोशलिस्ट विंग के लोगों का ज्यादा प्रभाव रहा। और सारे जो विवेक पंडित वगैरह, आप खैर वो शिवसेना में गए अलग बात है, पर उनका भी वही था, समाजवादी परिवार के ही ज्यादा करके लोग थे। युवा के लोग थे वो, उनमें से भी एक मुझे याद है, एक दलित छोटा गुट था जो बाद में मैंने सुना है कि बहुत नाराज थे आंदोलन से, क्योंकि उनको अपनी कार्य प्रणाली पसंद नहीं आई थी। वो शायद लता को याद है, बहुत यंग लोगों का गुट था, दलित लोगों का, जो थोड़े नाराज थे आंदोलन से, क्योंकि मतलब शायद उनको। और ये भी था ना कि मेधा के आजू बाजू में शहरी लोगों का, मतलब जैसे बिट्टू सहगल आएंगे, अपनी परवीन आएंगी, हम सभी, तो इट वाज, आई वोंट से इट वाज रेड रॉन्गली, क्योंकि ऐसा नहीं था किसी के दिल में, पर ये प्रभाव है, ये तो मानना ही पड़ेगा कि एक विशिष्ट मध्यम वर्गीय इलीट, ऐसा कुछ किसी की धारणा हो तो उसको हम मैं नकार नहीं सकती। पर ऐसा कोई इंटेंशनल था ऐसे मुझे नहीं लगता। पर हमारे में से अनजाने में कुछ वो जातिवादी भावना प्रकट हो रही हो तो हुआ है, ऐसा मानना भी पड़ेगा, क्योंकि जो उनको महसूस हो रहा है वो मैं नकार नहीं सकती ना। तो वैसा भी हुआ हो। और वास्तव में पूना का गुट था ना, वो वास्तव में बहुत मध्यम वर्गीय, इवन यंग बॉयज वर ऑल्सो फ्रॉम फर्गूसन, एसपी कॉलेज, इस तरह का के कॉलेजेस के थे। तो लगता ही होगा ऐसा, मतलब मैं ना नहीं कह सकती, उनको शायद थोड़ा महसूस भी हुआ होगा। ये था। दूसरी ये थी कि
डूब जो आई, मतलब घर बार डूबे, घर बार खोए, तो हम मुझे कई बार लगा कुछ लोगों ने अपना बचाना भी चाहिए, ऐसा लगा था मुझे कि लकड़ी भी क्यों ना हो घर की। पर कुछ आदिवासी क्षेत्र में ऐसा हुआ कि लोगों ने पहली डूब में वास्तव में सब जाने दिया, जबकि बाद में शायद हमने भी सोचा था कि कुछ तो अपना माल, अनाज हुआ, लकड़ी हुई, वो बचा के, ढोर तो खैर है ही, ढोर को डुबा नहीं सकते, तो ये बचा के भी रखना चाहिए कि सब कुछ लुट जाना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। इनिशियली मुझे याद है कि लोगों ने सब कुछ बहने दिया, मतलब वो बहुत बड़ी घटना थी मैं सोचती हूँ, क्योंकि इतना जो कुछ भी है वो पूरा के पूरा गंवा देना, ये मतलब अद्वितीय है, मतलब मैं मतलब, और अपनी आंखों के सामने, तो ये इस प्रकार का त्याग आंदोलन के लिए और लोगों के लिए गौरवशाली बात है, मतलब इट्स नॉट इजी एट ऑल। बाद में कभी कभी मुझे ये भी लगा कि हर साल ये सत्याग्रह करना, ये उसमें से उसकी वो जान ही निकल गई थी, और इसके ऊपर हमारे इधर के गुट में कई बार बातचीत होती थी। ये रहा कि आप कुछ और तरीके से आंदोलन को चलाना चाहिए, स्पेशली 93 का एक वो दौर, फिर 2000 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद, तो मुझे अब लगता है कि वो उसका एक आंदोलनकारी स्वरूप इस लड़ाई को देना अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसलिए एक धीरे धीरे अब केस करो, कोर्ट केस करो, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे चल रहा है। इसलिए आज नर्मदा में क्या चल रहा है, तो हम सबको यही बोलना पड़ता है, नहीं, वही पुनर्वास के सवाल को लेकर काम कर रहे, लोगों का भी पुनर्वास नहीं हुआ है, उसके कोर्ट केसेस चला रहे, नई जगह लोग देखने जाते आते हैं, तो एज इफ रोमांस खत्म हुआ है और अब रोजमर्रा जिंदगी शुरू हुई है, ऐसा एक वो सबके मन में आता है, और एक ढीला रिस्पांस भी अभी ढीला हो गया। यहाँ तक सपोर्ट ग्रुप्स भी अभी, मुझे नहीं लगता आज सपोर्ट ग्रुप नर्मदा का पूना में एज ए सपोर्ट ग्रुप है, क्योंकि वो एक उभार था, वो अब खत्म हो गया है। अब शायद कभी कुछ होए तो लोग इकट्ठा जरूर आएंगे, पर अब वो नहीं है कि कंटिन्यूएशन में लोग मिलते रहते थे, वैसा अब रहा नहीं। मतलब सपोर्ट ग्रुप भी शायद है नहीं। हमारा एक अकाउंट है इधर एक सपोर्ट ग्रुप का, पर अभी हम लोग ये सोच रहे कि अभी ये बंद कर दे, क्योंकि उसका पैसा भी बहुत थोड़ा है, और एनएपीएम का तो है ही अकाउंट, इसलिए वो एक्टिव अकाउंट है, पर बाकी हमारा तो सबड्यूड है सब कुछ, वहाँ पैसे भी कुछ नहीं है। पर अभी सपोर्ट ग्रुप नाम की चीज कोई है नहीं। मतलब अभी कोई कहे तो है, कुछ व्यक्ति है, हम फट से इकट्ठा भी हो जाएंगे कभी कुछ हुआ तो, पर इन ऑर्गेनाइज फॉर्म अभी कुछ सपोर्ट ग्रुप पूना में तो खैर नहीं, अब नहीं। नहीं, हमारा हर मंगल के दिन पूना का सपोर्ट ग्रुप कई साल तक मिलता रहा, एक वीकली बैठक होती थी हमारी, इसलिए उसका एक सपोर्ट ग्रुप का एक नेचर था उसका। अब एनएपीएम के लिए भी लोग मिलते हैं, पर वो भी अब कम हुआ है, अभी जिस काम, बड़े बड़े काम के लिए ही मिलते हैं। पहले रेगुलर हर ट्यूसडे टिल अबाउट 99 2000 तक रेगुलर मीटिंग होती थी नर्मदा सपोर्ट ग्रुप की। ये दौर बहुत साल, और इसीलिए वो थोड़ा बना रहा गुट, नहीं तो मीटिंग नहीं होती तो मुश्किल। फिर वो बोलते हैं ना कि तुम लोग तो हाय आग लगी आ जाओ। 2000 के बाद तो बहुत कम हो गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद एक खामोशी ही जैसे आ गई, क्योंकि ऐसी कोई स्थिति नहीं है। आज भी वहां जरूरत है, कोई अध्ययन की है, कोई सर्वेक्षण करने के लिए जाते थे, फिर भी आज हम सब नहीं जा रहे। मैं कभी कभी कहती हूँ एक वो आंदोलन की वो जो रिप्रेशन और उसके साथ एक गति रहती है ना अपनी अपनी, वो अब कम हो गई है। पर नहीं तो यहाँ से रेगुलरली लोग, स्टूडेंट्स तो बहुत ही गए, और सर्वेक्षण जरा ज्यादा रहता था ना अपने यहाँ। फिर फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजो,
उसके लिए भी लोग जाते थे। अब वो नहीं रहा, या पता नहीं मेधा भी हमको कहने में अब थक गई है या क्या है, क्योंकि अब अभी सबसे ज़्यादा काम एक प्रकार से आंदोलन का सुनीति करती है, पर वो मैगजीन में ही इतना 12 साल से वो सिंगल हैंडेडली ऑलमोस्ट काम कर रही है उसका मासिक को, तो उसके लिए पैसे नहीं, जमाना जुमाना एवरीथिंग, आई मीन क्वाइट, तो वो काम, और वो एक हमारा केंद्र हुआ है, पर वो अभी NAPM का ऑफिस ऐसे हुआ है मोर देन, काम तो नर्मदा का भी उधर ही से होगा, पर वो NAPM ऑफिस हो गया, तो उतना ही अभी कोई सपोर्ट ग्रुप ऐसी है, मतलब सपोर्ट ग्रुप का कोई अभी नामो निशान इस तरीके से नहीं है, तो कहो है, बट नॉट वेरी सीरियसली। सो दैट इज ऑल आई कैन थिंक ऑफ, क्योंकि अब वहाँ कुछ पुनर्वास में कुछ गड़बड़ होए और कोई मुद्दा उठे तब आवाज उठेगी। अब हम गए साल गए थे कि पुनर्वास की जगह भी डूब गई थी, तो मैं भी गई थी, अभी गई थी, तो कुछ पुणे के लोग भी आए थे कि अब पुनर्वास की जगह भी डूबती है तो ये कैसा पुनर्वास, ये मुद्दे को भी उठाया, पर फिर भी उसकी आवाज उतनी नहीं उठी जितनी पहले आंदोलन के दौर में उठी थी। जो उस वक्त लोग आते थे, बैच बना बनाकर घाटी में भी आते थे, वैसे अब नहीं रहा है, और वो अब यूथ भी नहीं है हमारे साथ, कोई मोबिलाइजेशन हमने इधर बाद में हुआ भी नहीं है। मैं खुद भी अलग काम करने लगी, और एक बात तो थोड़ा सा एक पर्सनल जीवन में ये भी होता है कि आंदोलन की गति और काम की गड़बड़, ये इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, वी कांट स्पेंड लाइफ इन दैट सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन लॉन्ग, इसलिए मैं खुद भी थोड़ी दूर हो गई, इन द सेंस कि मैं इतना इस तरह से काम मेरे से होगा नहीं। बाकी ये भी था कि एक जो छोटी ये चलती है ना आपस में मनमुटाव होते रहते हैं, इसका भी कुछ प्रभाव मेरे पर रहा होगा। खैर आई मीन ऑल विथ ऑल दैट मेरा वहाँ से श्रिंक हो गया आना जाना, ये बात सच है, मतलब कैसे क्या अलग बात है, बट दिस इज हाउ इट हैपेंड। और इसके मैंने देखा केवल मेरे पर नहीं, मैंने देखा धीरे धीरे मीनार भी मेरे ख्याल से कम हो गया था उसके बाद। फिर अरुंधति भी तो खैर शादीशुदा होके चली गई, तो वो सम ऑफ अस, वसंतराव जी के साथ कई खुलेआम बातें होती थी, तो वसंतराव को तो थोड़ा सा मेधा से ये था कि वो समय नहीं देती सोचने के लिए, ऐसा उनका पहले था, वो भी दूर हो गए। धीरे धीरे वो सबके ये हो गया कि मेधा की अपनी ही एक जग है जिसमें वो चलती है। अभी कोई खास, धीरे धीरे लोग बाजू पे पड़ने लगे, खास मतलब बुलाते हैं तो सभी आते हैं, ऐसे रिस्पेक्ट तो सबको है, पर वो बात नहीं रही। तो ये है अभी, और कुछ मेरे को वैसे काम तो मैं अभी भी बहुत घूमती रहती हूँ और करती रहती हूँ। एक बात फिर भी सही है कि उस प्रकार का प्रेशर बहुत दीर्घकाल सहना मुश्किल था मेरे लिए, तो ये एक बात है। और दूसरी बात ये भी है कि वो मैं कहती हूँ कि मेधा की कार्य प्रणाली से एक बार मन में वो सवाल जब उठने लगे ना, तो फिर मुझे मैं उस वक्त से असलियत में दूर हो गई हूँ, थोड़ा थोड़ा मन से भी दूर हो गई हूँ। और मेरे को अगर कोई पूछे तो इफ आई एम नॉट वेरी रॉन्ग, तो मुझे ये भी लगा कि जो फिर मेधा की बात बहुत प्यार से सुनते हैं और हाँ करते हैं, वो लोग उसके पास होने लगे। फिर मेरे साथ एक दूर का रिश्ता हो गया। और एक मीटिंग बाबा के यहाँ हुई थी, एक मीटिंग मोहन भाई के घर में हुई थी, या अपने ही कोर ग्रुप के अंदर के मन, क्या बाबा की भाषा में मनभेद, मतभेद, मनभेद, वैसे काफी बात तो करते थे। उसके बाद जो हमेशा लगा है कि लीडरशिप की एक अपनी इनसिक्योरिटी रहती है, या एक स्ट्रक्चर का पूर्णतया अभाव, कार्य प्रणाली में निर्णय लेने की जो प्रक्रियाएं, ये तो सब मतलब एक सोच तो मैं भी रही थी ना कि ये सब गलत हो रहा है। जैसे मैंने कहा ना एक बार कि जलसिंधी से हमको इधर आना, तो वो इतना
व्यक्तिनिष्ठ था ना, मतलब कि सारे, और हम सब है भी ऐसे, हमारा समाज भी कुछ व्यक्ति पूजा वाला भी है, मतलब ये भी मानना पड़ेगा कि सब लोग डोमखेड़ी, कोई भी यहाँ जलसिंधी में आता ही नहीं था। पर यहाँ भी एक सत्याग्रह का केंद्र है, मतलब वो मैंने खुद ने अनुभव किया, तब मुझे लगा कि ये ठीक नहीं हुआ। और मेरे हिसाब से उस दिन पहली बार श्रीपाद का और सबका खुलेआम झगड़ा हुआ था उस दिन डोमखेड़ी की रात में, और ये बातें निकली थी कि कैसे होता है। अब मुझे वो बात याद नहीं, पर कुछ बहुत कड़वाहट थी, इतना सही है। तो उसको लेकर फिर मेरे को एक प्रकार से ये हो गया। इसके बीच में बीच में मुझे ये भी लगा कि मैं जब अरुंधति रॉय की रैली में आई थी, तो आखिरी दिन में हम ककराना से पुणे वापसी की बात हो गई थी। तो मुझे शशांक था मेरे साथ और भगवान भाई थे, तो वो सब बता रहे थे मुझे कि कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है, ये वो अपनी ये अंदरूनी थोड़े से मतलब ये झगड़ों के लिए। और तब मुझे लगा कि आप लोग तो शहरी है, आपके हो सकता है ईगोज होंगे, ये होंगे, पर वैसे भगवान भाई और इन लोगों की तो कोई ये नहीं है ना, मतलब उनके लिए तो वो घाटी के खुद मतलब विक्टिम है ना इस प्रोजेक्ट के। पर उनको भी ये बहुत बार बात लगती थी कि ये सब हो रहा है, ऐसी ऐसी गड़बड़ हो रही है निर्णय लेने में, आने में। तो मुझे फिर ये लगा कि धीरे धीरे फिर एक नाराजगी आती है, और लगता है कि जब हम इस पर कोई इम्पैक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतने उससे प्रभावित व्यक्ति है कि अब हम कुछ बात करें तो भी लगता है तुम गलत सोच रही हो, या तुम हो, मतलब मैं गलत भी सोच रही होगी, फिर भी एक बातचीत का दरवाजा कोई खोलता नहीं था। फिर वो वैसे होने लगा, बंद ही होते ना, बात करने के लिए कोई राजी भी होना चाहिए ना, वो भी होने लगा था। इसलिए फिर मैं थोड़ा सा दूर होने लगी। और फिर आंदोलन एट सच हैड आल्सो कम एट सर्टेन पॉइंट, यू नो, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद। दूसरी बात है कि मुझे भी उस बात में दम लगने लगा था कि हमने लड़ाई पूरे बांधों की ही करनी चाहिए। एक बांधों का मुद्दा लेकर 2 राज्य हमारे, एक पूरा मध्य प्रदेश तो पूरा ही था ना, तो वो हम उसको हिला सकते हैं, ऐसा लगा था। उसके अलावा एनएपीएम की प्रक्रिया बाय इटसेल्फ ये कोई अच्छी है, उसमें कोई बुरी बात है नहीं, और सपोर्ट ग्रुप्स का एक अल्टीमेट अलायंस की तरह सा कुछ वो दिख रहा था, और अन्य आंदोलनों के साथ जोड़ना चाहिए, इसमें भी कोई दो राय की बात ही नहीं है ना। पर पूरा समय उधर जाना, ये जो बात आप लोगों का एक आर्ग्यूमेंट था, वो भी मुझे लगने लगा कि अरे जो अपने हाथ का है, जो अपने परिचय है, मुद्दे है, जहाँ हमारी पहचान है, जहाँ जैसे तब तक अपना इंदिरा सागर का तो चल ही रहा था, साथ साथ माहेश्वर भी, तो फिर हम इसमें इसी प्रयास में क्यों न जाए, ये आजू बाजू का सारा इधर के उधर के ये क्यों देखे। तो ये मैं भी खुद सोचने लगी थी, पर दैट वाज नॉट व्हाट मेरा थॉट। और एनएपीएम प्रक्रिया में भी आई डोंट नो व्हाट इट हैज अचीव्ड, इफ आई लुक बैक आई डोंट नो व्हाट इट हैज अचीव्ड, क्योंकि वो इतना बड़ा और इतना एक प्रकार से तो ढीला स्ट्रक्चर है ना, कोई खास ऐसा पक्का स्ट्रक्चर है नहीं। तो जिनको अभी अखिल भारतीय स्वप्न होते होंगे उनको शायद उसमें दम लगता हो, पर मुझे लगता था कि अपनी एक हिम्मत थी कि पूरा नर्मदा का नदी का ही हिस्सा करो तो बहुत कुछ हो सकता था। और वो आंदोलन खड़े करना अपने लिए कंपैरेटिवली इजी था, यहाँ के वहाँ के आंदोलनों का इकट्ठा अलायंस करने के। और ये भी बात सही थी कि एनएपीएम वैसे सबका है और किसी का भी नहीं, ऐसे आज भी मेरे ख्याल से उसकी स्थिति मैं देखती हूँ, उनकी निगाह में कुछ और भी होगा, पर बेसिकली आज भी वही है। उससे कोई बड़ा इम्पैक्ट हुआ भारतीय समाज जीवन पर ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि अपने जगह की स्ट्रगल तो चलानी ही पड़ती है ना, उसमें कोई एनएपीएम आकर कुछ चलाता नहीं है ना। तो आई डोंट थिंक देयर इज मच
of what has happened. But this is how even I started withdrawing from the मेधास. और फिर एक मेधा में कोई फर्क नहीं आया. मतलब जब भी हम ये बात रखते थे कि एक बातचीत तो और भी हुई थी, सुनीति के घर में हुई थी, तब भी हम सारे मिले थे. अभी पर तब भी वही लगा कि मेधा को इसमें कोई गलती नजर ही नहीं आ रही है. तो आप क्या करें? अब उसको कुछ, उसकी सोच नहीं बदल रही है, या शी इज नॉट गिविंग थॉट टू इट कि हमारा कोई थोड़ा तो भी एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, थोड़ा तो डिसीजन मेकिंग का कुछ होना चाहिए. शी इज स्टिल नॉट थिंकिंग. तो फिर आगे जाने में भी क्या कुछ रहा नहीं ना. तो ठीक है, आप अपने तरीके से करो, हमको भी कुछ जमता है उतना करेंगे. मतलब मुद्दे के लिए किसी के भी मन में कभी शंका तो थी नहीं, और जो उसने किया है उसके बारे में भी कहाँ शंका है. पर आगे की राह कैसे चले उसको लेकर मनमुटाव रहा. और ये बाद में मैंने कई जगह देखा. हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि मेधा ने एनरॉन की लड़ाई भी कैसी रही ना, कि कुछ आया या एनरॉन आया या एनरॉन गया गया, कुछ उसका न आगा न पीछा कुछ रहा. सडनली इट जस्ट केम, वी ऑल वेंट टू जेल एंड देन नथिंग हैज हैपेंड. नाउ नोबडी टॉक्स ऑफ एनरॉन. इसलिए मुझे लगता है कि ये धोखा है बहुत. सतत दूसरे आंदोलनों के साथ जुड़ने में शायद ऐसा धोखा फिर से होगा. अब गुहागर में तो कुछ लोग तो सोचते होंगे ना, अरे तब तो तुम लोग बहुत आते थे, पर अब क्या हुआ है. और एनरॉन कितनी बार डूबा और कितनी बार उभार कर लोगों ने, राजकीय नेता ने निकाला. तो हमने उसको कहीं तड़ी पार ने, मतलब एक छोर पर नहीं लाके छोड़ा. तो ये नहीं होना चाहिए था. मतलब हालांकि मैं भी उसमें गई थी, वो बात है, पर फिर वो एक मन में मेरे रहा कि अब थोड़ा दूर ही रहे तो ठीक है. हालांकि लोग आज भी मुझे बोलते हैं कि आप ये नर्मदा बचाओ आंदोलन किए, तो मैं कई बार अब कहती हूँ कि नहीं, मेरा संबंध जरूर रहा है, पर अब मैं काम करती नहीं हूँ उसका. वो तो ठीक है. मतलब